मैं बेस का सबसे छोटा टेस्ट सब्जेक्ट हूं। हजारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद मेरा शरीर और दिमाग अपनी लिमिट तक डेवलप हो चुका था, जब तक कि बेस ही फट नहीं गया। मैं एक दूसरी दुनिया में जा गिरा। पास से गुजरते एक अमीर आदमी ने मुझे उठाया और घर ले गया। मैं एक अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ छोटा मास्टर बन गया। जब मेरी अमीर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे ले जाने लगी, तभी एक लड़की, जैसे जलता हुआ बम हो, उसने अपना स्कूल बैग जमीन पर पटका और कुछ ही कदमों में दौड़ती हुई आ गई। उसने मुझे उठाया और दरवाजे की तरफ ऐसे खींचने लगी जैसे कचरा बाहर फेंक रही हो। चेनांग, तुम क्या कर रही हो? अपने छोटे भाई को अभी नीचे रखो। लू की डर से भरी चीख पीछे रह गई जब उसने अपनी बेटी को ठीक दरवाजे के सामने रोक लिया, इससे पहले कि मुझे घर से बाहर फेंक दिया जाता। चेनजैंग ने मुझे घृणा से देखा और गुस्से में दहाड़ा। मुझे कोई कमीना छोटा भाई नहीं चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन कमीना? चेनफान तुम्हारे पिता और मेरे द्वारा गोद लिया गया बच्चा है। तुम्हें किसने कहा कि वो कमीना है? शेनजैंग ने बिल्कुल नहीं सुना। माँ, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? किसी और के बच्चे को पालने के लिए भी तैयार हो? एक थप्पड़ के साथ चेनजैंग ने अपना चेहरा थाम लिया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। माँ, तुमने एक कमीने के लिए मुझे मारा। ल्यू इतने गुस्से में थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हें कोई तमीज नहीं, बिना सोचे बोलती हो। क्या मैं तुम्हें ऐसे सिखाती हूं? एक आखिरी बार कह रही हूं, चेनफान कमीना नहीं है। अभी अपने कमरे में जाओ, अपनी हरकतों पर सोचो। जब तक सोच ना लो, बाहर मत आना। चेनजैंग ने मुझे एक तीखी नजर दी, तेजी से ऊपर गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस हंगामे के बाद ल्यूरू का शॉपिंग पर जाने का सारा मन उड़ गया। उसने मुझे बटलर की देखरेख में छोड़ा और अपने कमरे में चली गई। दूसरी मंजिल पर मेरी 18वीं दस्तक पर आखिरकार अंदर से आवाज आई। एक धमाके के साथ लगा, जैसे कुछ दरवाजे पर फेंका दिया। फिर लड़की की बेसब्री भरी आवाज आई, दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं नहीं गया। फिर से दस्तक दी। तेज कदमों की आवाज के बाद दरवाजा झटके से खुला। मुझे देखते ही चेनजांग ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर मैंने मजबूती से थाम लिया। चाहे जितनी कोशिश करे, बंद नहीं हुआ। चेनजांग आग बबूला हो गई। क्या तुम कोई राक्षस हो? इतनी ताकत? मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने दोस्ताना मुस्कान दी। दीदी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं। चेनजैंग ने तुरंत मना किया, पर यह सोचकर कि मैं अभी भी दरवाजा थामे हूं, हार मान ली और एक तरफ हट गई। आ जाओ। कमरे में चेनजैंग हेडफोन लगाकर गेम खेल रही थी। मुझ पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया और देखने लगा, बातचीत शुरू करने की कोशिश किए बिना। बिना देखे घुस गए। इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? अगले जन्म की जल्दी है क्या? बढ़िया। हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे हैं, क्या कान की मशीन लगाई है? इतना बुरा खेलते हो, फिर भी भौंकते रहते हो। मेरा कुत्ता तुमसे बेहतर खेलता है। मैच की शुरुआत से अब तक चेनजैंग का मुंह एक पल के लिए भी नहीं रुका। जब स्क्रीन पर विक्ट्री मैसेज आया, तब जाकर चेनजैंग ने गाली देना बंद किया। तभी मैंने बोला, दीदी, क्या मैं ये खेल सकता हूं? चेनजैंग ने एक नजर से देखा, मजाक उड़ाते हुए। मेरी दीदी कौन हो? जाओ बाग में पेशाब करो और कीचड़ में खेलो, वही तुम्हारे लिए सही है। मुझे निराशा से सिर झुकाते देख अचानक चेनजैंग के दिमाग में ख्याल आया। नामुमकिन नहीं अगर खेलना चाहते हो। उसने शैतानी मुस्कान से देखा। चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम हारे तो चुपचाप मेरे घर से निकल जाओगे, और अगर मैं जीत गया तो? चेनजैंग ने ठहाका लगाया। अगर तुम जीत गए तो वो तुम्हें कभी कमीना नहीं कहेगा। मैंने सिर हिलाया। अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मां से माफी मांगोगी? अभी जिस तरह तुमने मां से बात की, वो बहुत दुखी हुई हैं। चेनजैंग हैरान रह गई। इस मांग की उम्मीद नहीं थी। इतने गुस्से में थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर मैं कुछ ना भी कहता, वो माफी मांगने का मौका ढूंढ ही लेती। क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है ये बताने की? देर मत करो। शर्त लगानी है या नहीं? लगानी है। ये देखकर कि मैं फंस गया, चेनजैंग ने फोन उठाया और ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा। कोई है? मैंने एक एक्सपर्ट बुलाया है जो तुम लोगों को डंजन पार कराएगा। अभी ऑनलाइन आ जाओ। गेम लॉबी भर गई। चेनजैंग ने सबसे मुश्किल डंजन चुना, फिर मुझे कीबोर्ड और माउस दे दिया। लो, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा खेलना। मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा मत करना। चिंता मत करो वीदी, मैं लड़ाई में बहुत अच्छा हूं। चेनजैंग हेडफोन देने से पहले ही देखा मैंने पहले ही स्टार्ट दबा दिया, तो उसने खुद ही हेडफोन लगा लिए। गेम की आवाजें सुने बिना, टीममेट से बात किए बिना वो देखना चाहती थी कि मैं कैसे जीत सकता हूं। गेम शुरू हुए 3 मिनट बाद, यार क्या ये वॉल हैक इस्तेमाल कर रहा है? वो बॉस 300 मीटर दूर घास में छुपा था, इसे कैसे दिखा? लैंसिंग में ट्रेनिंग ली है क्या? ये बंदा तो जानवर है। स्क्रीन पर कैरेक्टर अविश्वसनीय तेजी से लगातार छोटे दुश्मनों को हेडशॉट दे रहा था, साथ ही अचानक प्रकट होने वाले बॉस पर सटीक निशाना लगाते हुए भारी नुकसान पहुंचा रहा था।
और जो इसे चला रहा था वो नाजायज छोटा भाई जिसे घर से बाहर फेंकना चाहती थी। अब पंजों के बल खड़े होकर मेज पर झुका हुआ स्क्रीन पर पूरी तरह केंद्रित था। मुझे जरूर कोई भ्रम हो रहा है। टीममेट्स की बात छोड़ो, खुद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके नजरिए से बॉस ने अभी तक सिर भी नहीं निकाला, पर मेरा निशाना पहले से ही वहां तैयार था। जैसे पहले से पता था बॉस वहीं आएगा। जब वो अभी भी हैरान खड़ी थी, मैंने टीम को जीत दिला दी। बधाई हो, आप इस डंजन को पार करने वाली पहली टीम है। एक्सक्लूसिव टाइटल और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिल रहे हैं। गेम का सिस्टम अनाउंसमेंट चल ही रहा था। हेडफोन में टीममेट्स की खुशी की आवाजों से कान दर्द करने लगे। फोन के नोटिफिकेशंस लगातार आ रहे थे। सब पूछ रहे थे ये एक्सपर्ट कहां से लाई। चेनज़ैंग ने झुंझलाकर बाल नोचे। स्क्रीन पर फर्स्ट किल की अचीवमेंट देखी, फिर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर जटिल भाव था, कुछ बोलते नहीं बन रहा था। खुद देख लो। उसने कैमरा ऑन किया, मेरी पीठ की फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी। कुछ सेकंड बाद ग्रुप में धमाका हो गया। क्या? ये तो हेल डिफिकल्टी डंजन है। मतलब ये अचीवमेंट उस बच्चे ने हासिल की जो माउस तक पहुंचने के लिए पंजों पर खड़ा होकर खेल रहा था। हेडफोन भी नहीं था, एक बार भी नहीं मरा। शुक्रिया। मैं तो अपनी बेकारी पर रोते हुए घायल हो गया। चेनैंग ने मेरे भोले चेहरे को घूरा, आवाज जटिल थी। आखिर तुम्हें यह पता था बॉस कहाँ आएगा? बस दिख गया। मैंने सिर टेढ़ा किया। तुम्हें नहीं दिखा? चेनज़ैंग बेबस रह गई। दिखे मेरा क्या? इस डंजन के बॉस के मैकेनिक्स प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं समझ पाए। फोरम पर सैकड़ों पन्ने भरे पड़े हैं और एक 9 साल के बच्चे ने इसे आसानी से कुचल दिया। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। उसने नाक रगड़ी, आवाज पहले से थोड़ी नरम थी। क्या तुम सच में मेरे पिताजी के नाजायज बेटे हो? मैंने सिर हिलाया, आंखें चमकाते हुए। नहीं हूं, मैं खास तौर पर एक दूसरी दुनिया से अपने माता पिता को ढूंढने आया हूं। चेनज़ैंग ने इसका अपने मन में अनुवाद किया। किसी अनाथालय से आया होगा। उसके दिल में जो थोड़ी दुश्मनी बची थी पूरी तरह गायब हो गई। ठीक है, शायद मैंने गलतफहमी की। उसने शर्माते हुए मुंह फेरा। तुम जीते, बाद में मां से माफी मांग लूंगी। तभी फोन पर एक मैसेज आया। चेनज़ैंग ने खोलकर देखा, चेहरा एकदम बदल गया। सीक्रेट बेस, हेल्प, बस 2 शब्द। विराम चिन्ह में भी घबराहट झलक रही थी। चेनज़ैंग ने बैग उठाया और बालकनी की तरफ दौड़ी। कोने से रस्सी खींची, गांठ बांधना माहिरी से हुआ। कुछ जरूरी काम आ गया है, वापस आने पर बात करेंगे। वो रस्सी से पहली मंजिल पर उतरी। जैसे ही पांव जमीन पर लगे, नीचे देखा तो मैं अपने छोटे चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए खड़ा था। दीदी, कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी चल सकता हूं? चेनज़ैंग बिल्कुल हैरान रह गई। ये यहां कैसे पहुंचा? पर अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने मुझे पकड़ा और आवाज धीमी की। आवाज मत करना, मेरे पीछे आओ। शहर के बाहर एक विला, सामने कुछ बढ़िया मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और एक पुरानी घिसी पिटी वैन जो यहां बिल्कुल बेमेल लग रही थी। साफ था कोई अजनबी आया है। पहले जब ये अमीर बच्चों का जमावड़ा होता था, हमेशा बहुत जोर से संगीत बजाते थे, पर अभी विला में पूरी तरह सन्नाटा था। सारे पर्दे खिंचे हुए थे। हर निशान बता रहा था अंदर कुछ हुआ है। चेनज़ैंग दीवार के एक कोने में बैठकर दोस्त को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई जवाब नहीं। क्या वो सब मर गए होंगे? मुझे सिक्योरिटी कैमरे फोन से जोड़ लेने चाहिए थे। दीदी, मैंने आस्तीन खींची। तुम्हारे बैग में कंप्यूटर है ना? अभी क्या वक्त है? तुम अभी भी खेलने के बारे में सोच रही हो? जब चेनैंग पागल हो रही थी, मैंने खुद बैग खोला, कंप्यूटर निकाला और उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ाईं। हो गया। क्या हो गया? चेनज़ैंग ने कंप्यूटर लिया, आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर विला के अंदर के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज थी। तुमने सर्विलेंस सिस्टम हैक कर लिया? आवाज फट गई। तुम्हें यह भी आता है? मैंने पलकें झपकाईं। ज्यादा नहीं, बस एक किताब देखी थी जो पिताजी पढ़ते थे। चेनज़ैंग, क्या ये किताब पढ़कर सीखने वाली चीज है? पर अभी हैरान होने का वक्त नहीं था। उसने तेजी से स्क्रीन देखी। दूसरी मंजिल के ई स्पोर्ट्स रूम में सभी दोस्त एक साथ बंधे हुए थे और 2 नकाबबाज आदमी विला में सब कुछ लूट रहे थे। दीदी, मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उन्हें इतने भद्दे नकाब क्यों पहनने हैं? चेनैंग के मुंह का कोना फड़का। शायद उनके चेहरे बहुत भद्दे हैं। लुटेरों को तीसरी मंजिल पर जाते देख उसने कंप्यूटर मेरी बाहों में दे दिया। तुम यहीं रहो, मैं उन्हें बचाने जाती हूं। ये कहकर वो खिड़की से चढ़ गई। मैंने उसकी पीठ देखी, चुपचाप, हाथ एयर कैन की तरह उठाते हुए। पर दीदी, उनमें से एक तो पहले ही नीचे आ चुका है। मेरी ये दीदी थोड़ी बेवकूफ लगती है। मैंने ठंडी सांस ली। खैर, मेरी दीदी, मेरी जिम्मेदारी। मैंने कंप्यूटर और हेलमेट बैग में रखा और हाथ पांव से बाहर का पाइप पकड़कर चढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद चेनज़ैंग ई स्पोर्ट्स रूम में समोसे की तरह बंधी हुई अपने दोस्तों के बीच पटकी हुई थी। जोंग तान्यू तबाह हो गई। चेनज़ैंग, तुम भी पकड़ी गई? तुमने मुझे तुम सबको बचाने के लिए मैसेज किया था ना? जोंग इतनी गुस्से में थी कि लात मारना चाहती थी। मैंने कहा था पुलिस को फोन करो। जोंग ने अपराध बोध से नजर फेर ली। इतनी जल्दी में था कि भूल गया। अब क्या करें? एक और दोस्त रोने वाली थी। उन्होंने हमारे सारे फोन ले लिए। तुम भी पकड़ी गई। क्या हम बस यहां मरने का इंतजार करें? दरअसल हम पूरी तरह बेबस नहीं हैं। चेनज़ैंग ने जबरदस्ती हंसा। मेरा छोटा भाई, जिसने गेम में तुम सबको आगे बढ़ाया, वो बाहर भी है। जोंग तान्यू की आंखों में नफरत भर गई। चेनज़ैंग,
क्या तुम इंसान भी हो? खुद जाल में फंसना काफी नहीं था, एक बच्चे को भी खींच लाई। चेनजांग सिकुड़ गई। दरअसल मेरा छोटा भाई बहुत कमाल का है। वाक्य पूरा होने से पहले दो हल्की दस्तकें सुनाई दी। किसी ने ई स्पोर्ट्स रूम की खिड़की पर हौले से थपथपाया। सबने अकाया सिर घुमाया, आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। खिड़की के बाहर में एक हाथ से किनारा थामे दूसरे हाथ से उन्हें हाथ हिला रहा था। सबकी हैरान नजरों के सामने मैं खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। जोंगतानियों की आवाज फट गई। तुम ऊपर कैसे पहुंचे? मैंने मासूमियत से मुस्कुराया। पाइप से चढ़ा। फिर तेजी से चेनजांग की कलाई की रस्सी खोली, फिर बाकी सबकी भी। कपड़े झाड़े और खड़ा हो गया। तुम दीदियां यहीं रहो और हिलना मत, मैं तुम सबके लिए संतरे लेकर आता हूं। चेनजांग ने मुझे वापस खींचा। ये पुराने मीम्स का वक्त नहीं है। कंप्यूटर निकालो, देखते हैं वो कहाँ है, और जब नहीं देख रहे तो भाग निकलते हैं। जोंगतानियों ने तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, बहुत खतरनाक है, उनके पास बंदूकें हैं, पकड़े गए तो खत्म। मैं उत्सुक हो गया। बंदूकें? वो क्या होती हैं? चेनजांग ने थूक निगला। बंदूक एक ऐसी चीज होती है जो जीवों को शांत करने में मदद करती है। सच है। मैंने सिर टेढ़ा किया और 2 सेकंड सोचा। तो अगर मैं उनकी बंदूकें ले लूं, क्या वो शांत होकर चोरी करना बंद कर देंगे? ये तो सिद्धांत है, पर कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने अचानक तर्जनी उठाई। कोई आ रहा है। सबने तुरंत सांस रोक ली। भारी कदमों की आवाज करीब आती रही। मैंने तेजी से चेनजांग का सिर मेज के नीचे धकेल दिया। छुप जाओ, क्या कर रहे हो? चेनजांग के पास मुझे रोकने का वक्त नहीं था। उसने देखा मैंने मेज से कोक का कैन उठाया और दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज ने सबके दिल को मुंह में ला दिया। क्लिक। दरवाजा खुला। भालू वाला नकाब पहने एक आदमी अंदर घुसा। यही वो था जिसने पहले मंजिल पर चेनजांग को पकड़ा था। बंदूक की काली नाल कमरे में घूमी। मुड़ने से पहले ही धड़ाक, कोक का कैन ठीक उसकी गर्दन के पीछे लगा। वो कौन था? लुटेरा अचानक घूम गया। जैसे ही उंगली ट्रिगर पर गई, आंखों के सामने एक गुलाबी आकृति चमकी। अगले पल घुटने में जानलेवा दर्द। कड़ाक। आह! हड्डी टूटने की तीखी आवाज के साथ दिल दहलाने वाली चीख। मैंने जमीन पर गिरी बंदूक उठाई, ध्यान से देखा। तो ये है बंदूक। दीदी, पकड़ो, खुद को बचाने के लिए रखो। चेनजांग ने लड़खड़ाते हुए पकड़ी। ठंडा पसीना छूट गया। ओह मेरे पूर्वज, क्या इस चीज को यूं फेंकते हैं? अगर अचानक चल जाए तो? गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। दूसरे भाई, यहां काम की जगह चिल्ला क्यों रहे हो? खुरदुरी आवाज करीब आती रही। मैंने लुटेरे का नकाब उठाकर सिर पर लगा लिया। सबकी डरी नजरों के सामने शांति से दरवाजे पर गया। अभी अभी आए लुटेरे को हाथ हिलाया और आवाज दबाई। बड़े भाई, मैं ठीक हूं। सब रुको। क्या ये सही है? क्या लुटेरा अंधा है? साला ये बच्चा कहां से आया? मरना है क्या? एक गोली में दिमाग उड़ा दूंगा। भालू वाले नकाब का लुटेरा गुस्से में था। मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे मत छूना। चेनजांग मेज के नीचे से रेंगकर बाहर आई। बंदूक थामे हाथ थोड़े कांप रहे थे। दोबारा हिला तो गोली मार दूंगी। लुटेरे ने व्यंग से हंसा और मुझे जोर से धक्का दिया। मारेगी ही, जा मार। चेनजांग ने ट्रिगर खींचा। कुछ नहीं हुआ। बंदूक नकली थी। चेहरा हैरान देखकर लुटेरे ने शैतानी से हंसा और बंदूक की नाल मेरे माथे पर लगाई। बताना चाहते हो मेरी वाली असली है या नकली? अंकल, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आपकी असली है, मैंने साफ आवाज में कहा। दोनों बंदूकों का फर्क एक नजर में दिख गया था। ये सुनते ही चेनजांग ने तुरंत बंदूक फेंकी और हाथ ऊपर कर लिए। बड़े भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी, नाराज मत होना। जो चाहिए विला से ले लो, काफी न हो घर फोन करके मंगवा लूंगी। मेरे छोटे भाई को छोड़ दीजिए। अभी इतनी अकड़ दिखा रही थी ना, और दिखाओ। छोड़ना है? ठीक है। लुटेरे ने चेनजांग की तरफ ठुड्डी उठाई। अभी मैंने पेशाब किया, जूते पर कुछ बूंदें गिरी। घुटनों पर बैठकर जूते चाट दो तो छोटे भाई को छोड़ दूंगा। चैन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मुझे देखा, बंदूक मुझ पर तनी थी। उसके घुटने झुकने लगे। जांगतान युआन ने उसे रोका। चेनजांग, सच में करोगी? चेनजांग सबसे अमीर चैन परिवार की छोटी तानाशाह है। कभी किसी के सामने झुकी है? और क्या करूं, मैं ही उन्हें यहां लाई, मेरी जिम्मेदारी है। किसी ने मेरी आंखें नहीं देखी। वो पहले ही बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। मिस्टर, दूसरों को अपमानित करना एक अच्छे बच्चे को शोभा नहीं देता। मैं लुटेरा हूं, अपमान की बात मत करो। और क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मार दिया? बच्चे से बार बार चुनौती मिलने पर लुटेरे का सब्र टूट गया। उसने ट्रिगर खींचा। बैंग! मत करो। सबने डर से आंखें बंद कर लीं। जब गोली चली, आंखें खोली। मैं अभी भी वहीं खड़ा था, बिना किसी चोट के, हाथ में बंदूक लिए। लुटेरा अपना दाहिना हाथ थामे डर से पीछे हट रहा था। तुम किस तरह के राक्षस हो? इंसान ठीक सामने था, फिर भी दिखा नहीं कि कब हरकत हुई। तुम्हें इतना घुटने टेकना पसंद है? मैंने शांति से बंदूक उठाई और उसके घुटनों पर निशाना लगाया। बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचा। तो ठीक से घुटने टेको।
2 धमाकों ने सन्नाटा तोड़ा। लुटेरा तड़पते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। पूरा नजारा देखकर अमीर बच्चों ने ठंडी सांस ली और चुपचाप चेन ज़ैंग के पीछे खिसक गए। दीदी, तुम्हारा छोटा भाई थोड़ा ज्यादा ही बेरहम है। जांग तान युआन ने मुझे दिलचस्पी से देखा। चेन ज़ैंग का ये छोटा भाई वाकई दिलचस्प है। 10 मिनट बाद पुलिस आ गई, साथ में इन अमीर बच्चों के माता पिता भी। कैप्टन चेन ने लुटेरे के लगातार बहते जख्म को देखा, भौहें कड़ी हो गई। मतलब तुम जैसे 9 साल के बच्चे ने बंदूकधारी लुटेरे का सामना किया, न सिर्फ खाली हाथ से निहत्था किया बल्कि 2 गोलियां भी मारी। मैंने बिना भाव बदले सिर हिलाया। सही कह रहे हो, ये सब मैंने किया। कैप्टन चेन को यकीन नहीं हुआ। उसने इधर उधर नजर डाली, कमरे के कोने में कैमरे पर नजर रुकी। सर्विलेंस फुटेज कहाँ है? कैप्टन, ये रहा। एक पुलिस अफसर फोन लेकर आया और वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद जब कैप्टन चेन ने दोबारा मुझे देखा, चेहरे का नरम भाव जा चुका था। सच बताओ, गोली चलाना कहाँ सीखा? किसने सिखाया? हर सवाल के साथ लहजा कठोर होता जा रहा था। कोई सामान्य बच्चा होता अब तक डर से सब उगल देता, पर मैं बस वहां शांति से खड़ा रहा। चेन ज़ैंग उसके लहजे से नाखुश हुई, भौहे से कोड़ी और बीच में बोली, कैप्टन चेन, मेरा भाई आपका कोई अपराधी नहीं है। कैप्टन चेन ने आवाज नरम की, माफ करना, पेशेवर आदत। मैंने सिर हिलाया। किसी ने नहीं सिखाया। उस बुरे अंकल ने मुझ पर गोली चलाई, गोली से बचते हुए देखा कैसे चलाई और वैसा ही कर दिया। तुम्हें इतना वक्त भी था ये देखने का कि कैसे चलाई? ये सच में हास्यास्पद है। वहां मौजूद एक भी पुलिस अफसर को यकीन नहीं हुआ, पर कैप्टन चेन ने बस समझ गया कहा और जाने दिया। पास खड़े अफसर से रहा नहीं गया। कैप्टन, यूं ही जाने दे रहे हैं? साफ दिख रहा है वो झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। सच में उसे गोली चलाना नहीं आता। उसके हाथ ध्यान से देखे। कैप्टन चेन ने अनजाने में मेरी जाती हुई पीठ देखी। उसकी उंगलियों के सिरे और अंगूठे का जाल दोनों जख्मी हैं। बंदूक सही तरह से न पकड़ने से होता है। हाथ की चोटों के अलावा कई जगह घट्टे भी हैं। इस उम्र के बच्चे को नहीं होने चाहिए। रिकॉर्ड में है, ये चेन परिवार द्वारा गोद लिया बच्चा कुछ समय पहले ही यहां आया, पर गोद लेने से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे हवा से प्रकट हो गया। आखिर तुम हो कौन? घर जाते वक्त फादर चेन के हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े थे। नसें उभर रही थीं, पर शुरू से अंत तक एक शब्द नहीं बोला। चैंग पीछे की सीट के कोने में दुबकी थी, माथा ठंडी खिड़की से लगाए, सांसें भी बेहद धीमी थीं। गाड़ी चेन परिवार के विला में दाखिल हुई। दरवाजे पर लू रोहा झाड़ू लेकर खड़ी थी। वहां चेन ज़ैंग के घुटने कमजोर पड़ गए, धड़ाम से घुटनों पर गिरी। फादर चेन ने पलटकर घुटने टेकना शुरू किया, पर बीच में ही रुक गया। जल्दी से पत्नी के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। दोनों भाई बहनों पर 2 भारी परछाइयां पड़ रही थीं। मैंने चेन ज़ैंग को देखा, फिर लू रोहा और फादर चेन को। एक पल हिचकिचाने के बाद मैं भी चेन ज़ैंग के बगल में घुटनों पर बैठ गया। मेरे छोटे हाथ ने चुपके से उसके कपड़े का किनारा खींचा। उनके माँ बाप हैं, क्या घुटने टेकने के बाद भी मार पड़ती है? क्या सोच रहे हो? चेन झाग ने आवाज धीमी की। घर पर माँ ही कानून है, घुटने टेक कर डांट सुनना ये तो बुनियादी रस्म है। मुझे समझ आ गया और भी सीधे होकर बैठ गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई देख ही नहीं रहा, बिल्कुल बेखबर कि उनकी दबाई आवाज सामने वाले दोनों के कानों तक पहुंच चुकी थी। ल्यू रूथ के कसे होठों के कोने थोड़े कांपे। वो चाहती थी इन्हें थोड़ा और घुटनों पर रखे, पर हंसी रोक नहीं पाई। उसने खांस कर हंसी छुपाई। चेनफान, यहां माँ के पास आओ। मैंने अभी घुटना उठाया ही था कि देखा चेनझांग हिली नहीं, तो धड़ाम से वापस बैठ गया। ठीक है ना, दीदी के साथ यहीं रहूंगा। ल्यू ने ठंडी सांस ली, झाड़ू फेंकी और कनपटियां दबाने लगी। ठीक है, दोनों उठो। चेनझांग का चेहरा ऐसा था जैसे माफी मिल गई हो। चुपके से मुझे अंगूठा दिखाया। चेनझांग, क्या तुम जानती हो तुमने कहाँ गलती की? चेनझांग ने सिर हिलाया। जानती हूं। बिना सच जाने छोटे भाई पर गुस्सा किया। माँ से बदतमीजी से बोली, छोटे भाई को खतरनाक जगह ले गई। ल्यू ने सिर हिलाया। गलत। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी, खतरे में पड़कर सबसे पहले पुलिस को फोन नहीं किया, किसी बड़े को नहीं बताया, खुद ही खतरे में घुस गई। तुम्हारे छोटे भाई ने कभी स्कूल नहीं गया, वो कुछ नहीं जानता। क्या तुम भी नहीं जानती? क्या तुम्हें पता है जब तुम दोनों चुपके से निकले माँ कितनी घबराई? अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो? ल्यू रू की आवाज भर्रा गई। वाक्य पूरा होने से पहले चेनझांग आगे दौड़ी और उसका कांपता हाथ थाम लिया। माँ, कसम खाती हूं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। तभी बटलर तेजी से आया। सर, मैडम, झांग परिवार और दूसरे परिवारों के लोग आए हैं, कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया अदा करना है। आंगन में मिसेस झांग झांग तानुई को लेकर तेजी से अंदर आई। मिसेस चेन, आज सच में आपके बेटे की वजह से हुआ। अगर वो ना होता, सोचने से भी डर लगता है। ये उसके लिए है, जरूर कबूल करें। इस मौके का फायदा उठाकर चेनझांग ने मुझे चुपके से उस शोर शराबे से खींचकर पिछले बागीचे में ले गई। चेनझांग और मैं झूले पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे। अरे, सुना है तुमने सेंट टैन में शानदार नतीजों से दाखिला लिया? बढ़िया है, हमारे चेन परिवार की नाक रख दी दीदी। तुमने आखिर माना कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं।
चेन झांग ने असहज होकर मुंह फेरा और जिद में बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर वो नहीं चाहती तो मैं चाहता हूं। झांग तानुई अभी अभी मौत से बची लड़कियों के झुंड को लेकर आई। छोटे चेनफान, वो तुम्हें भाई नहीं मानती तो मेरे घर आ जाओ। आगे से तुम मेरे सच्चे छोटे भाई। सही है, तुमने हमारी जान बचाई। आगे से हम सब तुम्हारी सच्ची बड़ी दीदियां। कोई तंग करे बस बताओ, बदला लेंगे। लड़कियां मेरे चारों तरफ घिर गईं। चेन झांग को लगभग झूले से धकेल दिया। छोटे भाई चेनफान, अगले हफ्ते मेरे घर के रेस कोर्स पर आओ। मेरे घर आओ, पिताजी ने नया 3D प्रोजेक्टर लगवाया है। हटो। छोटे चेनफान, मेरे घर आओ। मेरे पिताजी ने जो प्राइवेट जेट खरीदा वो तुम्हें दे दूंगी। किसके घर जाना है इस मुद्दे पर लड़कियां लगभग झगड़ने पर उतर आई। चेन झांग ने अपने छोटे भाई को देखा जो मासूमियत से और अजीब तरह से सबके उत्साह से निपट रहा था। हट जाओ। चेन झांग ने उन्हें धकेला और मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया। ये मेरा छोटा भाई है, सोचो भी मत छीनने की। झांग तानुई ने मजे लेते हुए देखा। अरे, चेन परिवार की महान युवा स्वामिनी ने अभी मानने से मना किया था, अब कौन कह रहा है नहीं माना? उसका नाम मेरे परिवार के रजिस्टर में है। क्यों नहीं मानूंगी? आगे से मैं ही इसकी सच्ची बड़ी दीदी हूं। मेरे छोटे भाई से दोस्ती करनी है तो मेरे पीछे लाइन लगाओ। शाम को चेनझांग मुझे गेम खेलने के लिए खींच लाई। मेरा कोई अकाउंट नहीं था तो उसने अपना मैक्स लेवल अकाउंट दे दिया। वाह, ये ईश्वर जैसी भविष्यवाणी, ये शानदार पोजिशनिंग, ये फर्राटेदार कॉम्बो। चेनफान, तुम सच में कमाल हो। पहली बार लगा गेम इतना आसान भी हो सकता है। सब छोटे भाई चेनफान की वजह से। जब ड्रिफ्ट स्टॉप का अनाउंसमेंट पूरे सर्वर पर छा गया, हमारा गिल्ड एप्लीकेशन से फट रहा है। सब एक्सपर्ट से ले जाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते एक्सपर्ट बुलाना इतना आसान है। सही है, हमें भी लाइन लगानी पड़ती है। उनकी बारी आएगी ही नहीं। हेडसेट में तारीफें सुनकर चेनझांग की पूंछ आसमान तक पहुंचने वाली थी, जैसे तारीफ उसकी हो रही हो। देखो, ये किसका छोटा भाई है? सिस चैन, खुद की तारीफ बंद करो। तुम काबिल हो, पर छोटे भाई चेनफान के सामने तुम बस नौसिखिए हो। ठीक है, दफा हो जाओ। मेरे छोटे भाई को तुम्हारे साथ नहीं खेलने दूंगी। अरे, गलती हो गई सिस चैन, आप उदार हैं, इस नाचीज को माफ कर दो। रैंकअप से बस थोड़ी दूर हूं। जानती थी मजाक कर रहे हैं। चेनझांग नाराज नहीं हुई। आखिरकार उसके स्किल्स मुझसे कम ही थे, पर तो क्या, चाहे कितना भी अच्छा हो, वो मेरा छोटा भाई है। नहीं होगा, रात के 11 बज गए हैं। मेरे छोटे भाई को सोना है। बच्चों को देर तक जागना नहीं चाहिए। दोस्तों की मिन्नतें अनसुनी करके चेनझांग ने निर्णायक रूप से गेम छोड़ दिया, सोने से पहले मीठी दीदी के बारे में सोचते हुए। शुभ रात्रि। चेनझांग के होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में खिंच गए। अगले दिन चेनझांग कभी कभार सुबह जल्दी उठकर मुझे सबसे बड़े शॉपिंग मॉल ले गई। 10 मिनट बाद मैं मॉल के बीचों बीच अमीर युवा महिलाओं के एक बड़े झुंड से घिरा था। कल बची हुई हर एक लड़की आई थी। चेनझांग का चेहरा काली तवे की तरह हो गया। अरे, तुम सब यहाँ क्यों हो? सिस चैन, चेनफान तो हमारा भी छोटा भाई है। छोटे भाई के लिए शॉपिंग में हम पीछे कैसे रह सकते हैं? झांग तानुई ने घिनौनी मुस्कान दी। जानबूझकर कर रही थी। चेनझांग ने रात को ग्रुप में बड़ाई की थी, अब मुस्कुराना बंद हो गया ना? सही है सिस चैन, तुम भी बहुत चालाक निकली। हमसे छुपकर छोटे भाई को अपना बनाने की कोशिश, इसे क्या कहते हैं? मैं उसका भाई तो पहले से ही था। अपने छोटे भाई के लिए सामान खरीदना एकदम सामान्य है। चेनझांग पागल हो जाने वाली थी। ठीक है, सिर दर्द हो गया। मैं रह नहीं सका, छोटा हाथ उठाया। दीदियों, कृपया झगड़ा न करें। क्या हम सब साथ साथ घूम सकते हैं? और इस तरह मॉल में एक शानदार दृश्य सामने आया। मेरे बाएं हाथ में चेनझांग का हाथ, दाहिने में झांग तानुई और पीछे कई अमीर लड़कियां, ठीक जैसे छोटी पीली बतख चमकते सितारों से घिरी हो। हर तरफ से लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ये लिमिटेड एडिशन स्टेशनरी गिफ्ट बॉक्स खरीद लो। हीरे जड़ा स्कूल बैग ले लो। स्मार्ट वॉच पूरा ढेर ले लो। लड़कियों के दल ने मॉल में शॉपिंग का तूफान मचा दिया। जहां भी गईं कुछ न कुछ खरीदा। दोपहर को एक मिशलिन रेस्टोरेंट में मैंने अपने सामने 8 अलग अलग प्रीमियम किड्स मील देखे। जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। दीदियों, क्या मुझे ये सब खाना है? शेन जैंग ने बेशर्मी से बाकी सबका सामान हटाया, बस अपना हिस्सा रखा। उन्हें छोड़ो, मेरा लाया खाना खाओ। जैसे ही उसने कहा, जांग तानू एक पहले से कटा हुआ स्टेक का टुकड़ा मेरे मुंह के पास ले आई। छोटे भाई चेनफान, मेरा कटा हुआ स्टेक खाओ, शेफ की स्पेशलिटी है। हटो। चेन जैंग ने उसे हटाया। चेनफान, ये मैंने खास एक्सक्लूसिव ड्रिंक बनवाया है, पियो। मेरा खाओ, पहले मेरा चखो। सब दौड़कर अपना अपना सामान मेरे मुंह के पास ले आए। दृश्य अफरा तफरी में बदल गया। रुको। मैं अचानक खड़ा हो गया और छोटा हाथ मेज पर जोर से पटका। सब एकदम चुप। ऐसा करते हैं, तुम सब ने जो लाया मैं एक एक करके एक निवाला चखूंगा, ठीक है? लड़कियां बार बार सिर हिलाने लगीं, पलक झपकते परोसने वाली बन गईं और लाइन में खड़ी हो गईं। मैं एक छोटे फूड क्रिटिक की तरह हर निवाले के बाद गंभीरता से समीक्षा देने लगा। दीदी जैंग का स्टेक बहुत स्वादिष्ट है। दीदी चेन का ड्रिंक बहुत खास है। सिस का प्रेजेंटेशन बेहद सुंदर है। जिनका नाम लिया गया उन्होंने गर्व से सीना फुलाया। जिनकी बारी अभी नहीं आई वो बेचैनी से सिर खुजाने लगीं। तभी एक कांपता हुआ वेटर आया। माफ करें, एक महिला ने शिकायत की है कि यहाँ बहुत शोर है।
पास की मेज पर एक बेहद सजी धजी महिला बैठी थी। अभी अवमान से आंखें घुमा रही थी। उसके पास का बच्चा भी उसकी नकल करते हुए मुझे आंखें घुमाने लगा। ये देहाती कहाँ से आया, जैसे कभी खाना खाया ही ना हो। ऐसे लोगों के साथ एक ही रेस्टोरेंट में खाना, मेरा स्तर गिर जाता है। और वो महिला ना सिर्फ उसे नहीं रोकी, बल्कि वेटर को तिरस्कार से देखा। ये मेरे बेटे के खाने में परेशानी डाल रहे हैं, इन गवारों को जल्दी बाहर क्यों नहीं करते। माहौल एकदम जम गया। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, वेटर को रोका और झटपट समझाने वाली मुस्कान लगाई। फिर माँ बेटे की तरफ मुड़ा। माफ करें, आप दोनों ने हमारे ग्राहकों के खाने में गंभीर परेशानी डाली है, कृपया जाइए। बेतुकी की बात, उसने इस महिला को पहचाना। ये किसी बड़े आदमी की रखैल थी। उसे पता था सामने वाली इन लड़कियों में से किसी एक का एक इशारा उसके साथ रहने वाले अमीर आदमी को दिवालिया कर सकता है। किस आधार पर हमें निकाल रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन हैं? बस रुको सब। किसी ने भी इस छोटे मसले पर ध्यान नहीं दिया। उनके रुतबे के हिसाब से इस तरह के इंसान से बहसबाजी करना उनकी शान के खिलाफ था। खाने के बाद सबने अपनी अपनी खरीदी चीजें चेन परिवार के घर पहुंचाने का इंतजाम किया। चेन जैंग मेरे साथ टहलने निकली। उसने देखा मैं एक गुजरते हुए लड़के को आइसक्रीम खाते देख निगल रहा था। चेन जैंग हंस नहीं सकी। चाहिए? मैंने सिर हिलाया। ले सकता हूं? दोपहर को बहुत खाया, अभी पेट गुब्बारे की तरह फूला है। चेन जैंग ने मेरा सिर थपथपाया। पर थोड़ा सा खा सकते हो, बाकी ये खाएंगी। तुम यहीं खड़े रहो, मैं लेकर आती हूं। मैं आज्ञाकारी खड़ा रहा। अचानक रेस्टोरेंट वाले माँ बेटे आ गए। उस महिला ने लाल नाखूनों वाले हाथ से बेटे का कंधा कस के थाम लिया। जानू, देखो, वो देहाती बिल्कुल अकेला है। लड़के की आंखें चमकी। माँ का हाथ हटाया और दौड़ कर आया। जानबूझकर कंधे से मुझे जोर से धक्का दिया, पर उम्मीद के मुताबिक धक्का नहीं लगा। उल्टे उसका अपना कंधा दीवार से टकराने जैसा लगा। इतना दर्द था कि आंसू आने को थे। चलते कैसे हो? अंधे हो? बहुत दर्द हो रहा है। लड़के की आवाज कर्कश थी। मैंने भौहें सिकोड़ी। साफ दिख रहा है खुद टकराए हैं। मैंने कहा, तुम टकराए हो तो तुम ही टकराए हो, गवार जैसे मुझसे जबान लड़ाते हो। लड़का पागलों की तरह चिल्लाया। तुम्हारी सारी अच्छी दीदियां कहाँ गईं? साथ क्यों नहीं है? शायद खाना खाकर पैसे नहीं दिए, बर्तन धोने रोक लिए गए। माँ, देखो इसका बैग कितना भद्दा है। उसकी माँ ने उसे नहीं रोका, घृणा से देखा। जानू, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा स्तर गिरेगा। मैंने सिर टेढ़ा करके गंभीरता से पूछा, तुम्हें लगता है मेरा बैग बहुत भद्दा है? बिल्कुल, सिर्फ कोई गरीब ही ये बैग पहनेगा। मुझे शक हुआ, अगर गरीब ना हो तो ये बैग नहीं पहन सकते? मुझे ये पसंद है। लड़के ने बदनीयती बिल्कुल नहीं छुपाई। गरीब नहीं, कौन मानेगा? ऐसा करो, ये आउटफिट खरीद लो, तब मानूंगा कि तुम गरीब नहीं हो। मैंने उसकी इशारे की दिशा में देखा। एक शीशे के केस में मैनेक्विन था। उस पर धुएं जैसे नीले रंग की ड्रेस थी। रोशनी में नरम चमक दे रही थी। माँ को ये ड्रेस पहनने में बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, ये खरीद लेता हूं। मैं दुकान में गया और स्टाफ से ड्रेस पैक करने को कहा। माँ बेटे ने एक दूसरे को देखा। विजयी मुस्कान आ गई। कुछ लोग सच में अपनी औकात नहीं जानते। इसकी दीदी अभी तक रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही होगी और ये यहाँ 5 अंकों की ड्रेस खरीदने चला। ये सुनते ही बैग थामे कर्मचारी ने हाथ पीछे खींच लिया। शक भरी नजरों से देखा। ये यंग मास्टर, आप किस तरह पेमेंट करेंगे? मैंने बैग से काला कार्ड निकाला। इस कार्ड से दे दूंगा। जाते वक्त पिताजी ने मेरे हाथ में ठूस दिया। बोले, कोई लिमिट नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, जितना चाहो लगाओ। काला कार्ड देखते ही माँ बेटे की हंसी और जोरदार हो गई। पूरे यून देश में ऐसे सिर्फ 10 काले कार्ड हैं, 2-2 हर शहर के शीर्ष अमीरों के पास। तो क्या तुम कोई बड़े तिकड़मबाज हो? मैंने हाथ पीछे खींचा। क्या ये कार्ड इतना कीमती है? तो शायद घर जाकर पिताजी को वापस कर देना चाहिए। मेरी मंशा थी कार्ड सुरक्षित रख लूं, पर यह हरकत दूसरों की नजर में जैसे मुझे अपराध बोध हो। कर्मचारी का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। पैसे नहीं है तो कपड़े क्यों खरीद रहे हो? मेरा वक्त बर्बाद किया। लड़के ने पहले वाली ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए मचलते हुए बोला, मम्मी, वो ड्रेस इतनी सुंदर है, सिर्फ तुम ही इसे पहन सकती हो, जाकर ट्राई करो। रुको, मैंने अभी नहीं कहा कि ये ड्रेस नहीं खरीद रहा। मिस, क्या आप 1 मिनट रुक सकती हैं? मेरी दीदी आइसक्रीम लेने गई है, आने पर पैसे दे देगी। मेरी विनम्र गुजारिश पर कर्मचारी और बेसब्र हो गई। जोर से धक्का दिया। निकलो, निकलो, निकलो। तुम्हारी दीदी जिंदगी भर बर्तन धोती रहे तब भी यहाँ के कपड़े नहीं खरीद सकती। अभी निकलो, दुकान के कपड़े गंदे मत करो। लड़का आक्रामक रूप से मुझे कोंचता रहा, हर बार पूरी ताकत से। ये सब क्या हो रहा है? जब चेनांग आइसक्रीम लेकर वापस आई, उसने देखा उसका लाडला छोटा भाई एक कपड़े की दुकान के सामने सिर झुकाए खड़ा था और कोई उसे धक्के दे रहा था। वो कुछ बड़े कदमों में दौड़ी और छोटे भाई को अपने पीछे खींचकर बचाया। माँ बेटे ने वापसी देखी तो फिर से ताने शुरू हो गए। देखो, बर्तन धोने वाली दीदी वापस आ गई। तुम्हारे छोटे भाई के पास कपड़ों के पैसे नहीं हैं। कहाँ है पैसा? उसने बटुआ निकालते हुए मुझसे पूछा। पिताजी ने जाते वक्त काला कार्ड नहीं दिया था क्या? इससे पहले कि मैं जवाब देता, कर्मचारी ने बेसब्री से बीच में काटा। सुनो, पैसे नहीं हैं तो इज्जत बचाने की कोशिश मत करो। किसे बेवकूफ बना रहे हो नकली काले कार्ड से? मुझे जरूरी ग्राहकों का ध्यान रखना है। आज तुम दोनों का नाटक देखने का वक्त नहीं है।
चेन जांग बस एक कैजुअल आउटफिट में थी, कोई साफ ब्रांड नजर नहीं आ रहा था। कर्मचारी का लहजा बेहद तिरस्कारपूर्ण था। किसने कहा कार्ड नकली है? चेन जांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अपने मैनेजर को बुलाओ। कर्मचारी ने आंखें घुमाई। सोचती हो जब चाहो मैनेजर से मिल सकती हो? निकलो, हमारा काम मत रोको। माँ बेटे खुशी से एक तरफ खड़े देख रहे थे। क्या हुआ? कपड़े खरीदने हैं? दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जंग, तानू और बाकी लड़कियां अपने इंतजाम खत्म करके वापस आ गई थीं। जैसे ही करीब आईं, माहौल तनावपूर्ण देखा। माँ बेटे को देखकर तुरंत भौहें सिकुड़ गईं। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? रेस्टोरेंट से निकलवाया जाना काफी नहीं था, दोबारा निकलवाना है? इस बार सामने सब लड़कियां सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़ों में थीं। कर्मचारी भी हैरान रह गई। महिला खतरे से बिल्कुल बेखबर थी, सबको तिरस्कार से देखा। तो क्या नाक बहते नाचों का झुंड मेरे सामने दांत दिखा रहा है? पहले उस जिद्दी रेस्टोरेंट मैनेजर की वजह से ये बच्चे आसानी से नहीं छूटे। क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? लिन ग्रुप का सेन। मेरे साथ मैस करो, भुगतोगे। लड़के ने भी मां की दम पर बोला। सही है, तुम सब कंगाल हो। समझदारी है तो घुटनों पर माफी मांगो, मेरे साथ साथ इस कंगाल दीदी से भी, वरना जब पिताजी आएंगे नहीं छोड़ेंगे। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरी दीदी को गाली मत दो, शुआन्नन। महिला ने बेटे को गिरते देखा, चिल्लाई और दौड़ पड़ी। जानू, कहाँ चोट लगी? बहुत दर्द हो रहा है। बूबू, मम्मी, बहुत दर्द है। माँ, इस कचरे से बदला लो। मम्मी, मुझे ये कचरा मारना है। महिला ने मुझे गुस्से से घूरा। तू कचरा? जीने से थक गया क्या? धड़ाम। वाक्य पूरा होने से पहले उसका पूरा जिस्म उड़ गया। चेन जांग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जबान संभालो, मेरे भाई को एक बार और गाली दी तो इस शहर में चैन से जीने नहीं दूंगी। जंग तानियों ने ठंडा कहकहा लगाया, आंखों में खतरनाक चमक थी। दिलचस्प, इतने साल जिया, कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। बेचारी महिला जमीन पर पड़ी थी। फोन निकाला और पागलों की तरह चिल्लाई, तुमने ये हिम्मत की? बस रुको, मेरा पति नहीं छोड़ेगा। जैसे ही कॉल लगी, चू परिवार की युवा मिस ने फोन छीन लिया। हेलो कोलिन, मैं चू परिवार से हूं, कुछ दिन पहले ही मिले थे। कोई खास बात नहीं, बस शॉपिंग के दौरान तुम्हारी रखेल और नाजायज बच्चे से थोड़ी उलझन हो गई। 10 मिनट, शहर के मॉल की तीसरी मंजिल। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी हो गई। वक्त पर ना आए तो दिवालियापन और जब्ती के लिए तैयार रहना। महिला का चेहरा सफेद पड़ गया, पर अभी भी शांत दिखने की कोशिश। दिखावा किस लिए, मेरे पति? 10 मिनट बाद सूट में सांस फुलाए एक मध्यम आयु का आदमी दुकान में घुसा। जानू, वो ये हैं, इन्होंने मुझे मारा। मेरा और श्वानन का बदला लो। थप्पड़। जोरदार थप्पड़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। कूलिन ने उन्हें एक नजर भी न दी, सीधे चेन जांग और बाकियों के पास गया और सम्मान से झुककर नमस्कार किया। यंग मिस चेन, यंग मिस जांग, यंग मिस चू, सच में माफ करें, इन्हें ठीक से ना संभालने की मेरी गलती है। उम्मीद है आप सब उदारता दिखाएंगी और इस बार माफ कर देंगी। उसके माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें थीं। कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूटने के कगार पर थी। बस कल ही चू परिवार से निवेश के लिए हाथ जोड़ा था और अब इस बेवकूफ जोड़े ने। सोलिन। जांग तान्यू ने कफलिंग से खेलते हुए, मुस्कान में खतरा था। तुम्हारी रखेल ने अभी ऐलान किया था, हमें भुगतना पड़ेगा। महिला का चेहरा तुरंत मुर्दा पड़ गया। इनमें से किसी भी एक लड़की का बैकग्राउंड एक बड़े नामी इंसान की थी, पर उसने अभी अभी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। महिला के पांव कमजोर पड़ गए, घुटनों पर गिर गई। श्वान, यहां आकर माफी मांगो। नहीं मांगूंगा, लड़के ने जिद में महिला का हाथ झटक दिया। मुझे क्यों करना चाहिए पापा? एक बात तो यह है कि आप हमें बदला लेने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन आपने मां को क्यों मारा? आप हमसे माफी क्यों मंगवा रहे हैं? मैं आपसे नफरत करता हूं। थप्पड़। औरत ने अपने बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा था माफी मांगो। औरत बेतहाशा चिल्लाई। उसे लग रहा था कि उसका एक पांव पहले ही एक अमीर घराने में जा चुका है, वो किसी भी हाल में इस वजह से बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। मां, आपने एक बाहरी के लिए मुझे मारा? लड़के ने औरत को अविश्वास से देखा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं आप सबसे नफरत करता हूं। चुप रहो, सीईओ लिन ने लड़के को फिर थप्पड़ मारा। नाजायज बच्चा हमेशा नाजायज ही रहेगा, तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। काश मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी रखा ही नहीं होता। अगर आज मुझे उनकी माफी नहीं मिली तो तुम और तुम्हारी मां लिन परिवार से निकल जाओ। यंग मिस, आप जैसे चाहें इन्हें सजा दे सकती हैं, बस यही उम्मीद है कि जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मेरी कंपनी के लिए मुश्किल न करें। चेंग जैंग ठंडे चेहरे के साथ चुप रही। जैंग तान युए ने अपनी बाग जैसी मुस्कान बनाए रखी। सीईओ लिन, तुम मजाक कर रही हो। जिन्हें इन्होंने तकलीफ दी वो मेरा छोटा भाई है, हमसे माफी मांगने का क्या फायदा? तभी कॉलिन की नजर पड़ी। बीच में वो छोटा लड़का जिसे सब चांद के इर्द गिर्द सितारों की तरह घेरे हुए थे। चेन फैन, उसका नाम चेन है, वो मेरा छोटा भाई है। चेंग जैंग ने ठंडे लहजे में जोर देकर कहा। यंग मिस चेन, इन बातों पर ध्यान मत दो। शियोपान हम सब का छोटा भाई है। ये जुमला किसी गड़गड़ाहट की तरह था। बस इसी पल सीईओ लिन और माँ बेटे को एहसास हुआ कि उन्होंने किस हस्ती से पंगा लिया है।
मैं सीधे उस लड़के के पास गई। क्या दूसरों को अपनी ताकत से तंग करने में मजा आता है? लड़के ने अकड़ कर सिर ऊंचा रखा। भले ही उसके गाल लाल और सूजे हुए थे, उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की आग जल रही थी। मुझे अचानक सब कुछ बेमानी लगा। अभी तुमने अपनी पहुंच से हमें तंग किया, अब मैं अपनी पहुंच से तुम्हें तंग कर रही हूं। बराबरी हो गई। सबको थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इन्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। लेकिन मैं वापस चेन जैंग के पास आ गई। दीदी, थक गई हूं, घर जाना है। चेन जैंग ने दर्द भरे चेहरे के साथ मुझे उठा लिया। ठीक है, तुम्हें घर ले चलती हूं। शीशे में दोनों लड़कियों का अक्स एक तीखा विरोधाभास दिखा रहा था। एक को सब चांद सितारों की तरह संजो रहे थे, एक को उसके अपने माँ बाप ने सबके सामने रुस्वा किया। चेन फैन, मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं करूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। लड़के ने मेरी जाती हुई पीठ पर चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। गाड़ी में मैंने खिड़की के बाहर भागते हुए नज़ारे देखे। मेरी नज़र धुंधली थी। सिस्टर क्रिंग ने साफ कहा था, ये एक खुशहाल दुनिया है। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन अभी मुझे इस दुनिया में उस साम्राज्य की छाया दिखी। उस साम्राज्य में गरीबों के कोई हुकूक नहीं थे, उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। ताकतवर, अमीर और रसूखदार कमज़ोरों को जैसे चाहे तंग करते थे, कमज़ोरों को अपने मनोरंजन का साधन बनाते थे, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी और मौत का फैसला भी करते थे। क्या हुआ? लगता है बहुत कुछ सोच रहे हो। बच्चों को खुश रहना चाहिए, सब कुछ मन में मत रखो। दीदी जैंग को बताओ, दीदी जैंग सब ठीक कर देगी। मैं एक पल चुप रहा। दीदी, क्या घर का रुतबा वाकई इतना जरूरी है? अगर पैसा और ताकत हो तो क्या कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है ये सब हमारा इतना लिहाज क्यों करते हैं? युन देश में एक पुरानी कहावत है, पैसा भूत से भी चक्की पिसवा सकता है। पैसा शायद इस दुनिया की सबसे काम की चीज है। जंग तान युए ने लापरवाही से कहा। जाओ यहां से, जाओ। चेन जैंग ने उसे घूरा, फिर उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। शियोपान, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अच्छाई और बुराई पैसे से नहीं बढ़ती। सभी गरीब नेक नहीं होते, और उसी तरह सभी रसूखदार और रईस बुरे नहीं होते। खिड़की के बाहर नियॉन लाइटें टिमटिमाती रहीं। बाकी सफर में उस छोटे लड़के के सोचते हुए चेहरे पर रोशनी पड़ती रही। कोई नहीं बोला, बस जंग तान युए ने थोड़ा झुंझलाकर फोन निकाला। किसे मैसेज कर रही थी पता नहीं। सोमवार जब गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी, प्रिंसिपल काफी देर से इंतजार कर रहे थे। फिर मिलना हुआ। यंग मास्टर चेन, प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मैंने तमीज से उनका अभिवादन किया। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। अरे, प्रिंसिपल की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। कोच चेन, मिसेस चेन, यंग मास्टर को मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी जल्दी है, पहले माहौल से वाकिफ हो जाएंगे, फिर क्लासरूम ले जाएंगे। फादर चेन ने सिर हिलाया। तो फिर आप पर जिम्मेदारी है प्रिंसिपल साहब। इस बच्चे ने कभी अपनी उम्र के बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया। टीचर्स थोड़ा ख्याल रखें। कोच चेन, आप बहुत विनम्र हैं, ये तो हमारा फर्ज है। प्रिंसिपल मुझे स्कूल के अंदर ले गए। लेक्चर बिल्डिंग में स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम सबसे आरामदायक तापमान बनाए हुए था। गलियारों में नरम कालीन पड़े थे। दीवारों पर मशहूर पेंटिंग्स की नकलों के बीच बीच में छात्रों की क्रिएटिव रचनाएं सजी थीं। जो आप देख रहे हैं उसके अलावा हमारे अकादमी में एक रेस कोर्स, ग्रीन हाउस, प्राइवेट सिनेमा, स्विमिंग पूल और दूसरी मनोरंजक सुविधाएं भी हैं। क्लास के बाहर हर छात्र की दिलचस्पी का ख्याल रखा जाता है। प्रिंसिपल ने सब कुछ फर्राटे से बताया। वाह, ये जगह तो किसी महल जैसी है। प्रिंसिपल साहब, क्या मैं अब से यहाँ पढ़ूंगा? प्रिंसिपल ने प्यार से मेरा सिर थपथपाया। बिल्कुल, यहाँ तुम बहुत सारे दोस्त भी बना सकते हो। जब प्रिंसिपल मुझे चौथी कक्षा में ले गए, पहले से शोरगुल भरी क्लास एकदम खामोश हो गई। 20 से ज्यादा जोड़ी आंखें एक साथ मुझ पर टिक गईं, जो यूनिफॉर्म नहीं पहना था। सब शांत हो जाएं, आपसे एक परिचय कराना है। ये हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। इनका नाम चेन फैन है। अब से आप सब सहपाठी हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, समझे? मुझे बिठाने के बाद प्रिंसिपल को मीटिंग थी, जल्दी से निकल गए। आगे से किसी को तंग मत करना, इससे तुम्हारा भला होगा। मोटू ने बार बार सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। उसका वादा मिलने के बाद मैंने उसे उठाया। मुसीबत से बच निकला मोटू अब खुद को रोक नहीं पाया, जोर से फूट फूट कर रोने लगा। माफ करना सब, लगता है फिर देर से उठ गई। एक चहकती सी आवाज आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुड़कर देखा, दरवाजे पर सफेद ड्रेस में एक जवान औरत खड़ी थी। लंबे सीधे काले बाल। क्लास का नजारा साफ देखकर उसने अचानक मुंह पर हाथ रखा और नाटकीय अंदाज में चिल्लाई, अरे सब गिरे हुए क्यों हैं? टीचर को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए क्या? बेचारे। उसकी हरकत से मोटू भी रोना भूल गया। वो उसे अवाक होकर देखने लगा। मैंने उसे चुपके से कोहनी मारी। अरे, इस टीचर के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? जवाब देने से पहले ही वो औरत अपनी बाहें फैलाकर मोटू के आगे आ गई। उसका जिस्म कांप रहा था। जो ना जानता हो वो समझता किसी खतरनाक मुजरिम से सामना हो रहा है। देखो, डरो मत, टीचर तुम्हारी हिफाजत करेगी। टीचर बी, मैं नहीं हूं। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? टीचर बी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चीखती आवाज में बोली, पहले ही दिन सहपाठी को तंग कर रहे हो, अभी माफी मांगो। टीचर, उसने नहीं किया। टीचर बी ने मोटू की परवाह किए बिना उसे कसकर पकड़ लिया। जिहायो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, टीचर सब समझती है। टीचर बी के नाटकीय लहजे से मेरी आंखें अपने आप घूम गईं।
क्या इस टीचर के गले में मेंढक फंसा है? जैसे ही मैंने आंखें घुमाई तभी दिखा कि सिर्फ लड़के ही नहीं, कई लड़कियां भी आंखें घुमा रही थीं। टीचर, आप हालात भी नहीं जानती, इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया कि गलती मेरी है? सुनकर टीचर बी ने मुंह फुलाया जैसे रूठ गई हो। नाराज होकर मुझे घूरा। हमारी क्लास के बच्चे सबसे अच्छे हैं, अगर तुम्हारी गलती नहीं तो क्या उनकी है? उसने देखा कि मैं कैजुअल कपड़ों में हूं और फौरन पक्का मान लिया कि मैं वो गरीब स्टूडेंट हूं जो यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकता। लहजा और कड़ा हो गया। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। आजकल के लड़के लड़कियों का ध्यान खींचने के लिए क्या क्या नहीं करते। मेरी सलाह है, ये बेतुके इरादे छोड़ो। कोई लड़की किसी हिंसक इंसान को पसंद नहीं करती और उनके जरिए अमीर घर में घुसने का सपना भी मत देखो। मुझे उनका ध्यान क्यों खींचना है और उनके जरिए अमीर घर में घुसने की मुझे जरूरत क्यों है? टीचर बी ने फिर घूरा। नाटक बंद करो। तुम जैसे गरीब बच्चे क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता क्या? मैंने हैरानी से मुंह पर हाथ रखा। सच में? तो क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी मन में सोच रहा था कि तुम पागल हो? पता नहीं कौन पहले हंसा। एक के बाद एक सब हंसने लगे। टीचर बी का चेहरा हरा फिर सफेद पड़ गया। उसने झल्ला कर रहा, सहपाठी को तंग करना और टीचर का अपमान करना, अभी घर से माँ बाप को बुलाओ। 10 मिनट बाद गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। दीदी, मैं आ गया। मोटू की आंखें चमकी, दूर से हाथ हिलाया। मुझे बस एक लड़की दिखी, सेंट टैलेंट मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म में, क्लासरूम की तरफ दौड़ती हुई। उसे देखकर टीचर भी आगे बढ़ी। जिहायो की दीदी, आप आ गईं। टीचर भी, क्या मेरे भाई ने फिर कोई शरारत की? नहीं, जी की दीदी, जी को किसी ने तंग किया है। मैंने हैरानी से कहा, सिस्टर चुईया। चुईया की आंखें चमकी। वो सीधे टीचर बी के पास से गुजरकर मेरे पास आई। अरे छोटे भाई चेनफन, तुम भी इस क्लास में हो? हाँ। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। सिस्टर चुईया, माफ करना, जो पेंसिल केस तुमने दिया था वो गलती से टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, बस एक पेंसिल केस है, टूट गया तो कल हीरे जड़ा नया ले आएंगे। चुईया ने मेरा सिर थपथपाया। मन ही मन सोचा, लिटिल फैन कितना समझदार है। उसके अपने बदमाश बच्चे होते तो चिल्लाते और नया मांगते। रुको एक मिनट, छोटे भाई। तभी चुईया को भाई का होश आया। मुड़कर देखा, उसका बेवकूफ भाई नाराज चेहरे से उसे देख रहा था। दीदी, मैं तुम्हारा असली भाई हूं, फिर तुम उस नाजायज बच्चे पर इतनी मेहरबान क्यों हो? चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा चेनफैन नाजायज है? चूसियाओ डांट सुनकर सिकुड़ गया। इतना तेज क्यों बोल रही हो? सब यही कह रहे हैं। चुईया ने भाई के सिर पर धौल जमाई। क्या तुम्हारा दिमाग है? लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें पता नहीं? चेनफैन चैन परिवार का असली यंग मास्टर है। कुछ दिन पहले उसने मेरी जान बचाई थी और तुमने लोगों को लेकर उसे तंग किया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्लास में सांस रुक गई। सबको उस हादसे के बारे में पता था जब अमीर घराने के बच्चों को बंदूकधारी लुटेरों ने घेरा था, लेकिन सबको लगता था बचाने वाला चैन परिवार से कोई बड़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो मैं था। चूसियाओ की निगाहें चमकने लगी। उसकी निगाह में अब वाली हेठ ही नहीं थी। चेनफैन, क्या सच में तुमने खाली हाथ बंदूकधारी लुटेरों को हराया और मेरी दीदी को बचाया? उसके अचानक बदले हुए रवैये से मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उन्हें बचाया। क्या हुआ? वाह, सच में तुम ही थे। मैं अपने आइडल से मिला। चूसियाओ अचानक एक घुटने पर बैठ गया। मैं अंधा था। अपने आइडल को नाजायज कहने की हिम्मत की। मेरा कोई मुंह नहीं बचा। मैं तुम्हारा चेला बनने लायक कहां? इतनी बात नहीं है, मैं उसे उठाने ही वाला था। चूसियाओ ने मेरी टांग जकड़ ली। मैंने तय कर लिया आइडल, मैं तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूं। चुईया को सच में शर्म के मारे मुंह छुपाना पड़ा। उसने जल्दी से अपने बेवकूफ भाई को खींचा। क्या अभी नाता तोड़ने की गुंजाइश है? दीदी मत खींचो, मैं बिग बॉस का कुत्ता हूं। इस जिंदगी में बस एक ही बॉस को मानूंगा। चुप रहो, एक और शब्द बोला तो वो तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ेगा। चुईया बस किसी बिल में घुसना चाहती थी। कितनी शर्म, कितनी शर्म। आज आई क्यों? टीचर बी ने देखा कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पैर पटका और आगे घुसने की कोशिश की। मिस सी उसका कुत्ता क्यों बनेगा? बाइशिनजी, अपना मुंह बंद करो। बाहर से डीन ऑफ स्टडीज की नाराज चीख आई। उनके पीछे फादर चेन और प्रिंसिपल गंभीर चेहरे के साथ थे। मैं, प्रिंसिपल साहब आप यहाँ? बाइशिनजी ने पीछे लोगों को देखा। फादर चेन को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उनके चेहरे के भाव उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। क्या यही आपके स्कूल के टीचर का पेशेवर तौर तरीका है? लगता है मेरे बेटे का दाखिला दूसरी जगह करवाना होगा। मुझे यकीन है बाकी माँ बाप भी सोचेंगे कि आपके स्कूल में पढ़ाना जारी रखें या नहीं। फादर चंद ने फोन रखा और मेरे पास आ गए। जब से मुझे माँ बाप को बुलाने के लिए कहा गया था, उसी वक्त से फोन पर स्पीकर चालू था। इस वक्त वो मेरे बगल में खड़े थे। उनका इरादा साफ था, मेरा साथ देना। इसे बर्खास्त करो, अभी बर्खास्त करो। हमारे स्कूल में ऐसे इंसान की जगह नहीं है। प्रिंसिपल गुस्से से कांप रहे थे। डीन ऑफ स्टडीज की तरफ उंगली उठाई। मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या था? अगर उन्होंने अपने कानों से न सुना होता, कभी यकीन न करते कि उनके स्कूल में ऐसी भौतिकवादी टीचर है। डीन ऑफ स्टडीज की हालत खराब थी, घुटने टेकने को थे। प्रिंसिपल साहब, मुझे सच में कुछ पता नहीं था। अगर पहले पता होता कि वो कैसी है तो मेरी बहन कितना भी मारती, मैं कभी उसे स्कूल में न लगवाता। प्रिंसिपल साहब, आपको मेरा यकीन करना होगा। इस वक्त बाईजीए को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो अभी भी मौत को दावत दे रही थी। फादर चैन की तरफ उसकी नजर किसी भूखे भेड़िए जैसी थी, जैसे वहीं जिंदा खा जाए।
एक बाल कान के पीछे किया और जो उसे सबसे बेहतरीन मुस्कान लगती थी वो चिपका ली। फादर चैन के पास मटक कर आई। सर, इस बच्चे ने सबको बेवकूफ बनाया है। पहले ही दिन किसी को मारा। ऐसा बच्चा कैसे अच्छा हो सकता है? क्लास में सन्नाटा छा गया। कोई इतना बेशर्म और बेवकूफ कैसे हो सकता है? फादर चैन ने हंसी उड़ाई। मेरा बेटा कैसा है ये दूसरों को तय नहीं करना है। थप्पड़। एक कड़कड़ाहट पूरी क्लास में गूंज गई। डीन ऑफ स्टडीज से रहा नहीं गया। एक झन्नाटेदार थप्पड़ से बाईजीए जमीन पर आ गई। मूर्ख, अब भी नहीं समझी? डीन ऑफ स्टडीज गुस्से से थर थर कांप रहे थे। थोड़ा होश में आओ, हर कोई तुम जैसा नहीं होता। दिन भर मासूम और कमजोर का नाटक करते रहना और अमीर घर में घुसने के सपने देखना। अंकल, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाईजीए ने गाल थाम लिया। अब भी नहीं हारी। फादर चैन की तरफ देखा, बेचारगी भरी नजर डाली। मुझे अंकल मत कहो, मेरी ऐसी कोई भांजी नहीं है। अब से तुम्हारे घर वालों और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर बहन ने न मनाया होता वो उसे वहां क्यों लगवाता? ऐसे वक्त में भी ये बेवकूफ ऊंचे घर में घुसने के सपने देख रही है। सच में लाइलाज है। बाईजीए की नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन उसे अपनी नौकरी बचानी थी। अभी खुद को बचाना सबसे जरूरी था। बाईजीए का हाल उसने खुद पैदा किया था। ये देखकर कि प्रिंसिपल का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, डीन ऑफ स्टडीज ने चैन की सांस ली। तभी मैंने सिर टेढ़ा करके बीच में कहा, अंकल, आपने अभी कहा था कि आपको नहीं पता था टीचर कैसी हैं, तो फिर आपको कैसे पता कि वो नाटक करती हैं? माहौल एकदम जम गया। डीन ऑफ स्टडीज का चेहरा पीला पड़ गया। कांपते होठों से सफाई देने लगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने बस अभी उन्हें देखा और अनुमान लगाया कि वो आमतौर पर ऐसी ही होंगी। इतना कच्चा झूठ प्राइमरी के बच्चे भी न मानते, बड़ों की तो बात ही क्या। निकल जाओ, दोनों निकल जाओ। दोनों की नौकरी गई। देखकर के प्रिंसिपल बेहोश होने वाले हैं, मैंने जल्दी से अपना छोटा हाथ उनकी पीठ पर हल्के से थपथपाया। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्से से सेहत खराब होती है और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओहो, अच्छे बच्चे। अंकल गुस्से में नहीं है। प्रिंसिपल ने मेरी तहजीब देखी और दिल में डर आया। शुक्र है ये बच्चा ठीक है, वरना भले ही चैन परिवार माफ कर देता, वो खुद को कभी नहीं माफ करते। बाईजीए को ले जाने के बाद क्लास का माहौल धीरे धीरे जिंदा हो गया। सहपाठी मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। चैनफान, तुम बहुत कमाल हो, अकेले लुटेरों को हरा दिया। बिल्कुल सही, मेरे बिग बॉस बहुत जबरदस्त हैं। एक झटके में लुटेरों की बंदूकें छीन ली। चूसी हो ने सीना फुलाकर कहा, जैसे वही वो काम करके आया हो। वाह, बहुत कूल। चैनफान, क्या तुम सुपरमैन हो? बच्चे आखिर बच्चे हैं। सब पहले की तकलीफ भूलकर एक हो गए। बस ज्वान श्वान कोने में अकेला और उदास बैठा रहा। उसकी अंधेरी आंखें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थीं। स्कूल छूटने के बाद सब बाहर भागे, लेकिन मैंने जानबूझकर धीमा किया। गलियारे में ज्वान श्वान को रोका, वही जिसने कल मॉल में मुझे देहाती और गवार कहा था और अपनी मां के साथ मुझे फंसाने की कोशिश की थी, जो उल्टी पड़ गई। ज्वान श्वान ने मुझे घूरते हुए कहा, रास्ते से हट। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुमने बाकी बच्चों को मुझे निशाना बनाने के लिए क्यों उकसाया? ज्वान श्वान ने शर्मिंदगी से नजर हटाई। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरा लहजा शांत था। मैं जानता हूं कि जब चूसी हाउस ने सुबह अचानक झगड़ा किया, सब चौंक गए। सिर्फ तुम नहीं चौंके, जैसे तुम्हें पहले से सब पता था। लेकिन उस अजनबी लड़के की दोस्ती के आगे मैंने मना नहीं किया। क्लास में बच्चों को पहले से पता था बाथरूम में क्या हुआ। ये भी पता था कि तुमने सबूत स्कूल को दिए। सब आखिरी नतीजे का इंतजार कर रहे थे। डुई टांग और बाकियों का सामान उनके घर वालों की नौकरानियां बांध कर ले गई थी। थोड़ी देर बाद लियान सूजे लाल चेहरे के साथ क्लास में आया। आंखें लाल थीं, रोते हुए सामान बांध रहा था, और उसके पीछे डायरेक्टर लिन काले चेहरे के साथ प्रिंसिपल और फादर चैन के साथ क्लास की तरफ आ रहे थे। सिवाय रोने के और क्या आता है? डायरेक्टर लिन उसकी रोती शक्ल देखकर ही चिढ़ गए। आगे बढ़कर एक लात मार दी। उस दिन मॉल से निकलने के बाद यंग मिस जांग ने न जाने किस वजह से इरादा बदला और उसे माफ कर दिया। मुश्किल से कंपनी संभाली और इस बेवकूफ ने जाकर चैन परिवार को छेड़ दिया। ये मौत नहीं तो क्या है? लात खाकर लियान श्वान जमीन पर गिर पड़ा। जो आधी किताबें बांध चुका था वो बिखर गईं और जोर से रोने लगा। मैंने वो पेन उठाया जो लुढ़क कर मेरे पांव तक आया और उसे देने गया, लेकिन उसने शुक्रिया नहीं किया। पेन झटक दिया। मुझे तुम्हारी नकली मेहरबानी नहीं चाहिए लियान श्वान। लगता है पिटाई की खुजली है। डायरेक्टर लिन ने देखा कि फादर चैन के सामने वो मेरे साथ ऐसे पेश आया, गुस्से से भड़क गए। हाथ उठाया थप्पड़ मारने को, लेकिन जैसे ही हाथ पढ़ने वाला था मैंने उनकी कलाई थाम ली। मेरा चेहरा शांत था। गलतफहमी मत करो, मुझे तुम पर कोई तरस नहीं है, क्योंकि ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। बस जानना चाहता हूं कि पहली मुलाकात मॉल में हुई थी, तब से ऐसी दुश्मनी क्यों? मैं बताता हूं। चैनफान, मॉल में पहली मुलाकात नहीं थी। परेशान लुआन मुझ पर बरस पड़ा। क्यों? अब भी पूछ रहे हो क्यों? ठीक है, बताता हूं। वो बताएगा। क्यों? लिंग श्वान ने आंसू पहुंचे। क्योंकि मुझे तुमसे जलन है, बस तुम्हारी शक्ल देखी नहीं जाती। हम दोनों नाजायज बच्चे हैं, तो किस बात पर मुझे इतना संभल कर जीना पड़ता है और तुम इतने खुश रह सकते हो?
किस बात पर मुझे अपने बाप के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर उसने मुझे इस स्कूल में ठूंसा और तुम्हें तुम्हारे बाप ने खुद दाखिले के इम्तिहान के लिए लाया। किस बात पर मुझे महीनों लगे क्लास में जगह बनाने में और तुमने आते ही सबका दिल जीत लिया। मुझे उस दिन तुम याद नहीं, मैंने माथे पर बल डाला। लिंग श्वान की मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। बेशक याद नहीं होगा, आखिर तुम चंद परिवार के यंग मास्टर हो और मैं बस एक हेठा नाजायज बच्चा। पास खड़ा अजनबी लड़का अब और सुन नहीं सका। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं, तुम दूसरों को अच्छा नहीं जीने दोगे? ये कौन सी गुंडई की सोच है? साथ ही उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो उसके साथ हुआ वो उसने खुद अपने ऊपर लाया। मैंने सिर हिलाया। मैं बस इस दुश्मनी की वजह जानना चाहता था। माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी जिंदगी कितनी भी तकलीफ दे रही हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वजह नहीं बनती। घर जाते वक्त फादर चंद का चेहरा तना हुआ था। कुछ नहीं बोले। नजर कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ी थी। पापा, क्या पापा अभी नाराज हैं मुझसे? फादर चंद आखिरकार संभले। मेरी गलतफहमी देखकर जल्दी से समझाया, नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। पापा बस काम की परेशानी में हैं। मैं झुककर कंप्यूटर पर देखने लगा। मेरी दिलचस्पी देखकर फादर चंद ने खुशी से बताया, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे पापा की कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर बनाया है। ये किसी तय इलाके को बिना किसी अंधे धब्बे के कवर कर सकता है। कोई खतरनाक घटना होते ही खुद ब खुद पुलिस को अलर्ट कर देता है। पुलिस को डेटा भेजने के साथ साथ ये अपने आप निशाने पर नजर रखता है। अगर टेस्ट सफल रहा तो अपराध रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हारे स्कूल में इसका बेसिक वर्जन है जिसमें बस निगरानी का काम होता है। फादर चंद ने लाल निशान वाले हिस्से पर उंगली रखी। ये तुम्हारे स्कूल के सिस्टम की जानकारी है। कुछ दिन पहले पता चला कि इस सिस्टम में सेंध लग गई। ये कहते हुए फादर चंद ने थकान से नाक की जड़ मली। जब से ये सिस्टम तैयार हुआ, कंपनी पर हर रोज हैकरों के हमले होते हैं। बहुत सी विदेशी ताकतें इस सिस्टम को पाना चाहती हैं। ये सिस्टम मिल जाए तो जो चाहे आसानी से ढूंढकर हासिल कर सकते हैं। सेंट तलन का बेसिक वर्जन है, लेकिन गलत हाथों में पड़े तो वो भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। कई दिन बीत गए, कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सामने वाला साफ चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि निशान छोड़कर भी वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा। मैं चुपके से सिकुड़ गया। खिड़की से बाहर देखा, मन में अपराध बोध था। कभी नहीं सोचा था कि बस स्कूल के कैमरे चेक करने से इतनी बड़ी मुसीबत और ऐसी हास्यास्पद अटकलें पैदा हो जाएंगी। सोच विचार करके मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे मौत की तरफ जा रहा हूं। पापा, दरअसल स्कूल का सिस्टम मैंने हैक किया था। फादर चंद ठिठके। चंद फैन, मैं जानता हूं तुम मुझे दिलासा देना चाहते हो। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि असली मुजरिम को पकड़ूं। फादर चंद का संतुष्ट मुस्कुराता चेहरा उसी पल जम गया जब मैंने फोन उनके हाथ में दिया। जम गया जब मैंने उन्हें फोन दिया। ये मेरा चेहरा मासूम था। पापा, ये स्कूल के सर्वेलेंस कैमरे हैं। इस डर से कि वो ना माने, मैंने वही उनका कंप्यूटर लेकर सामने कर दिखाया। फादर चंद मेरी हरकतें देखते रहे, पहले थोड़े शक के साथ, फिर देखते देखते हैरानी बढ़ती गई। जैसे ही स्क्रीन पर स्कूल की निगरानी की फुटेज आई, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तुमने ये कहाँ सीखा? अगर शुरू से आखिर तक खुद न देखा होता, कौन सोच सकता था कि जिस मुजरिम को वो ढूंढ रहे थे वो ये छोटा लड़का है। आपके स्टडी में रखी किताबों से सीखा, मैंने बेतकल्लुफी से कहा, बिल्कुल बेखबर कि मेरा हुनर कितना गैरमामूली था। फादर चंद की स्टडी में वाकई ऐसी किताबें थीं। उनका मजमून भी मेल खाता था। बस किताबें पढ़कर सीख लिया। मैंने सच में सिर हिलाया। फादर चंद ने मुश्किल से झटके से उभरने की कोशिश की। उन्होंने जो पहले दिखाया था उसकी तरफ इशारा किया। वो जो दूसरी तरफ से कथित चुनौती थी। मैं पूछ सकता हूं तुमने निशान क्यों छोड़े? इस सवाल का मैंने बिल्कुल सच सच जवाब दिया। किताबों में बस ये था कि सिस्टम हैक कैसे करें और आईपी कैसे छुपाएं, बाकी कुछ नहीं पता। दिल में पहले ही अंदाजा था, लेकिन सुनकर काफी झटका लगा। यानी अगर किताब में बाकी बातें होती तो तुम सिस्टम चुपचाप हैक कर लेते और किसी को पता नहीं चलता। बस कुछ किताबें पढ़कर ये कर सकते हो। अगर सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रामिंग सीखें तो क्या कोई रोक पाएगा? क्या ये सच में कोई जीनियस है? हैरानी के बाद फादर चंद के दिल में फख्र उमड़ आया। आखिर उन्हें कुछ शान मिली। ज्यादा देर खुश नहीं हो पाए, तभी फोन बजा। डायरेक्टर चंद, एक मुसीबत आ गई है। हेडक्वार्टर सिस्टम पर अचानक एक साथ बड़ी तादाद में विदेशी हैकरों का हमला हुआ है। ये कोई अपने आप हुआ नहीं लगता, साफ लगता है सुनियोजित और पूर्व नियोजित है। फादर चंद ने दांत पीसते हुए कहा, ये बदमाश बुराई करते वक्त ही एकजुट होते हैं। सरकारी अधिकारियों को तुरंत खबर करो। मैं अभी हेडक्वार्टर पहुंचता हूं। जैसे ही गाड़ी कंपनी के गेट पर रुकी, फादर चंद कंप्यूटर लेकर मुझे साथ लिए सीधे टॉप फ्लोर की तरफ भागे।
टॉप फ्लोर के बीच में लगी बड़ी स्क्रीन पर अनगिनत छोटे लाल बिंदु थे। वो सब चंद कॉरपोरेशन सिस्टम पर हमला करने वाले थे। उनके मुकाबले चंद कॉरपोरेशन और सरकारी तकनीशियनों को दर्शाने वाले हरे बिंदु बहुत कम लग रहे थे। डायरेक्टर चंद अभी के लिए थाम लिया है, लेकिन हमले पर हमले आ रहे हैं। लगता है वो थका थका कर जीतना चाहते हैं। फादर चंद ने सिर हिलाया, बैठकर मुख्य कंसोल संभाल लिया। तादाद में हम पीछे हैं, जल्दी से खत्म करना होगा, वरना खिंचा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई टिक नहीं पाएगा। फादर चंद के आने से जैसे सबको हौसला मिल गया। सब अपनी अपनी स्क्रीन पर टिककर दुश्मन के हमलों को कायदे से निपटाने लगे। बॉस, बाहरी फायरवॉल टूट गई है, हिम्मत रखो, मैं अभी आता हूं। फादर चंद का चेहरा जितना गंभीर शायद कभी नहीं था। सामने वाले को साफ समझ आ गया था कि वही इस तरफ की मुख्य ताकत है, इसलिए उन पर हमले खास तौर पर बढ़ा दिए। इस पल वो दो जगह एक साथ नहीं हो सकते थे। बॉस, मैं और नहीं टिक सकता। जिस तकनीशियन ने अभी मदद मांगी थी, उसी पल उसकी आंखें स्क्रीन से चिपक गईं। रुको यार, ये कौन है? फायरवॉल से पार करके सीधे उस तरफ चला गया। क्या? कहां? देखने दो। यार, बहुत जबरदस्त है। एक साथ कई लोगों को ढेर कर दिया। हमारी कंपनी में ऐसा भी कोई है? बढ़िया। आमतौर पर छुपा कर रखते हो, बस इसी मौके का इंतजार था। हाँ, हम जानते हैं तुम गजब हो, पर अभी ये प्यारा सा आइकन किस लिए? सफेद बिल्ली सेट की है। दुश्मन को क्यूट दहाड़ से डराना है क्या? फादर चैन ने अपने हमलावरों को निपटाया और बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा। एक सफेद बिल्ली का आइकन अपनी तरफ से शुरू होकर दुश्मनों को काटता पीटता, जहां सबसे ज्यादा लाल बिंदु थे उस तरफ सीधे बढ़ा जा रहा था। जहां जहां गई, लाल बिंदु आंखों के सामने गायब होते गए। दुश्मन बिल्कुल तैयार नहीं था। पलक झपकते उनकी कतार बिखर गई। लगभग सब ने काम छोड़कर बड़ी स्क्रीन देखनी शुरू कर दी। अचानक किसी को कुछ खटका। रुको एक मिनट, हम सब काम छोड़ चुके हैं, तो वो सफेद बिल्ली कौन है? टॉप फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे भूत देख लिया हो। तब फादर चैन उठे और कमरे के एक कोने में आए, जहां मैं कुर्सी पर लेटा था। तभी सबको पता चला कि यहां कोई और भी है। मैं जमीन पर पूरी तरह एकाग्र होकर सामने कुर्सी पर रखे कंप्यूटर पर झुका था। उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि धुंध बन रही थी। स्क्रीन पर कोड की पंक्तियां तेजी से चल रही थी। फादर चैन जैसे ही उठे, बाकी लोग भी उत्सुकता से पास आए और एक के बाद एक जैसे कॉपी पेस्ट हुए हों, स्तब्ध रह गए। ये बच्चा कहां से आया? यार, मुझे नजर का धोखा हो रहा है। लगता है आज उठा ही नहीं सही से, रिबूट चाहिए। इससे पहले कि सब हैरान हों, स्क्रीन पर अचानक और भी काले बिंदु आ गए। ये क्या है? ये लोग कौन हैं? क्या हम पर पीछे से हमला हो रहा है? नहीं, कोई अलर्ट नहीं आया। मैं आखिरकार ध्यान बटाकर बोला, घबराओ नहीं, मैंने एक अस्थायी चैनल बनाया है। ये अलायंस फोरम के लोग हैं, मदद करने आए हैं। बेफिक्र रहो, वो सिर्फ दूसरी तरफ देख सकते हैं, आप लोगों को नहीं देख सकते। फादर चैन ने हल्की मुस्कान दी। इतना भी सोचा, ठीक है, भले ही वो देख लें। चैन कॉरपोरेशन का सरकार के साथ सहयोग कोई राज नहीं है। बाकी तकनीशियनों को पता नहीं था किस बात पर पहले हैरान हो। कुछ लोग फादर चैन के पास जमा हो गए, मुझे काम करते देखने लगे। ज्यादातर लोग जैसे नई ताकत पाकर वापस अपनी अपनी स्क्रीन पर चले गए। कुछ लोगों ने अलायंस फोरम खोला। फोरम के सबसे नीचे बस कुछ शब्द और एक लिंक था, लेकिन कमेंट सेक्शन आसमान को छू रहा था। हैकिंग कंपटीशन, हिम्मत है तो आओ, जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम। इनाम की रकम पढ़कर उस तकनीशियन की आवाज बदल गई। ये तो 1 करोड़ है, कौन दे रहा है? फादर चैन की नजर मेरी स्क्रीन से नहीं हटी। बड़ी फौज के शामिल होने से दूसरी तरफ के लाल बिंदु और भी तेजी से गायब होने लगे। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। स्क्रीन पर बीच में सफेद बिल्ली और उसके इर्द गिर्द काले बिंदुओं ने वी का जीत का निशान बनाया। मैंने चुपके से राहत की सांस ली। पापा, मैंने सब भगा दिए। क्या आप स्कूल कैमरा वाली बात माफ करोगे? मुझे सजा मत दो, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। फादर चैन ने मेरा सिर थपथपाया। मैं तो पहले ही मजाक में कह रहा था, कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। पापा, स्कूल कैमरा। सब ने कुछ अहम बातें पकड़ लीं। फादर चैन ने मुझे उठाया ताकि सब देख सकें। आप सबसे परिचय कराता हूं, ये मेरा बेटा चैनफोन है और कुछ दिन पहले सेंट टॉन सिस्टम हैक करने वाला भी यही है। नमस्ते सबको, मैं चैनफोन हूं, इस साल 9 साल का हूं। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैंने इन लोगों को मीठे अंदाज में सलाम किया। दुश्मन हैकरों को कुचलने वाले का कोई निशान नहीं था। हाय, नमस्ते। बड़े लोग अभी झटके से उभरे नहीं थे, उनके मुंह थोड़े खुले थे। बॉस, मतलब जिसने हमारा सिस्टम हैक किया वो 9 साल का प्राइमरी स्टूडेंट है। आप सच में मजाक नहीं कर रहे ना बॉस? सबकी उम्मीद भरी नजरों के सामने फादर चैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंकल आंटी, पापा सच में मजाक नहीं कर रहे, ये सच में मैं था। उस क्यूट दूधिया आवाज ने सबके दिल पिघला दिए। सबके मुंह देखो, अंडा फंस सकता था। फादर चैन ने चाहे जानबूझकर या नहीं,
वो सवाल पूछा जिसका जवाब वो पहले से जानते थे। तो अभी का हमला भी किसी किताब से सीखा? नहीं, मैंने अभी देखा कि आप और बाकी लोग कैसे करते हैं और वैसा ही किया। सुनकर सब और भी जड़ हो गए। फादर चेन ने तसल्ली से सबके चेहरे देखे, दिल में हंसे। इसके मुकाबले उनकी पहले वाली हैरानी कितनी छोटी थी। मन थोड़ा हल्का हुआ। पता नहीं कौन पहले था। एक के बाद एक नाटकीय रोना धोना शुरू हो गया। ये दुनिया कितनी अजीब है। आज मेरी नींद सही नहीं उठी। कोई ईट मारो रीबूट होना है। मैंने सिर टेढ़ा करके उन्हें देखा। उनकी हैरानी समझ नहीं आई। पापा, क्या किसी प्राइमरी स्टूडेंट के लिए ये सब सामान्य नहीं है? इन्हें इतनी हैरानी क्यों है? फादर चैन ने मेरा सिर थपथपाया। ये दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। दुनिया नहीं देखी इन्होंने। इन पर ध्यान मत दो। चलो, तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना है। ये कहकर उन्होंने पीछे वालों की परवाह किए बिना मुझे खींचकर दूसरे दफ्तर में ले आए। अंदर 2 लोग वर्दी में बैठे थे। उन्हें देखकर फौरन खड़े हो गए। सीईओ चेन, हमने हालात की रिपोर्ट अपने आला अफसरों को दे दी है। इसके अलावा एल्डर हान ने कहा है कि वो व्हाइट कैट से मिलना चाहते हैं, जिसने इस जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लिया। वो ब्यूरो में पहले से इंतजार में है। फादर चेन ने सिर हिलाया। जब से मैं जवाबी कार्रवाई में शामिल हुआ, सरकार की नजर पड़ना तय था। ठीक है, चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोच चेन, आप व्हाइट कैट का इंतजार नहीं करेंगे? फादर चेन ने उनसे कहा। उनके बगल को देखें, वो यही है ना? सिक्योरिटी ब्यूरो के मीटिंग रूम के सामने 2 स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। एल्डर हान, वो आ गए हैं, अंदर आ जाओ। मेज के ऊपरी सिरे पर सफेद कनपटियों वाले एक बुजुर्ग बैठे थे, पर बहुत चुस्त दुरुस्त। पीछे बस फादर चैन को देखकर उनका माथा थोड़ा सिकुड़ा। मैंने कहा था महान उस्ताद व्हाइट कैट को दावत दो। तुम किस तरह का काम करते हो? मैं यही हूं। एक साफ आवाज गूंजी। सबने आवाज की दिशा में देखा। एल्डर हान के नजरिए से सिर्फ एक छोटा हाथ मेज के दूसरी तरफ से उभरता दिखा। वो तुरंत खड़े हो गए और सच में देखा फादर चैन के बगल में स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक दुबला पतला प्राइमरी स्टूडेंट खड़ा है। कद छोटा था, बैठे हुए लोग और भी ज्यादा थे। वो पूरी तरह छुप गया था। अगर वो ना उठते, सच में पता नहीं चलता कि कोई वहां है। छोटे दोस्त, तुम कह रहे हो व्हाइट कैट तुम हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं। नमस्ते साहब। मीटिंग रूम में किसी ने नाराजगी से सवाल किया। बेतुकी बात, क्या आपको पता है आप कहाँ हैं? यहां बच्चे को क्यों लाए? एक प्राइमरी स्टूडेंट व्हाइट कैट कैसे हो सकता है? एल्डर हान ने भी दोनों सरकारी कर्मचारियों की तरफ शक भरी नजर से देखा। जिन्हें देखा जा रहा था, उन्होंने तुरंत समझाया। थोड़ा यकीन नहीं होता, लेकिन व्हाइट कैट सच में यही है। ये कहकर उन्होंने मौके का वीडियो भी दिखाया। हैरानी होना लाजमी था। एक 9 साल का स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैकरों के एक गुट को हराए और उन्हें बार बार पीछे धकेले। कौन मानता? वीडियो में कुर्सी पर दुबककर बड़ी मेहनत से काम करता छोटा सा चेहरा देखकर मीटिंग रूम में लंबा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एल्डर हान की जोरदार हंसी ने खामोशी तोड़ी। आगे का जमाना डरावना है। उन्होंने जेब से एक चॉकलेट निकाली और मुझे दी। आओ, हान दादा के पास बैठो। हमारे महान मेहमान को खड़ा तो नहीं रख सकते? मैं अजनबियों से नहीं डरता। शुक्रिया हान दादा। वो एक शब्द दादा एल्डर हान का दिल भर आया। आवाज और ऊंची हो गई। चैनफू, क्या बेमिसाल बच्चा है। तुम्हें कहाँ मिला? फादर चेन ने शायद ही कभी इतने अदब से जवाब दिया हो। उस्ताद, ये मेरा बेटा है जिसे मैंने कुछ दिन पहले गोद लिया है। इसका नाम चेन फॉन है। कुछ दिन पहले ही आया है। अभी तक ठीक से सबसे मिलवाने की पार्टी नहीं कर पाया। पार्टी? जल्दी करो, ब्यूरो को आराम नहीं मिला बहुत दिनों से। उस वक्त कुछ पुराने दोस्तों को भी बुलाऊंगा, साथ मिलकर मजा करेंगे। जी उस्ताद, मेरी पत्नी तैयारी कर रही है। तारीख तय होते ही पहले आपको बताऊंगा। फादर चेन को भी उम्मीद नहीं थी कि भीड़-भाड़ से हमेशा नफरत करने वाले एल्डर हान खुद से पार्टी में आने की पेशकश करेंगे। लगता है वो सच में मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं एल्डर हान के पास बैठ गया। पेट बार बार गड़गड़ा रहा था। थोड़ा सोचने के बाद रह नहीं सका। चुपके से चॉकलेट का कागज उठाया और जल्दी से मुंह में डाल लिया। ऊपर देखा, मीटिंग रूम में सब मेरी तरफ देख रहे थे। तुरंत शर्मा गया और चबाने की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे छोटी गिलहरी की तरह चुपके से खाते देखकर एल्डर हान की निगाह और ज्यादा मोहब्बत से भर गई। जल्दी मत करो, आराम से खाओ। तुम्हारे पापा बच्चों की परवाह करना नहीं जानते। भूख भी नहीं लग रही। हान दादा की बात मानो। अब इनके साथ मत खेलते रहो। मेरे घर आ जाओ, पत्नी का खाना खिलाऊंगा। मीटिंग रूम में बैठे लोग आंखें फाड़ कर देखने लगे। यही एल्डर हान है जिन्हें हम जानते हैं। मीटिंग रूम में खाने की इजाजत देना तो ठीक है, लेकिन बच्चे और उसके बाप के सामने इस तरह बचकाना तरीके से उन्हें दूर करने की कोशिश करना। जैसे ही खाने का नाम आया, मेरी आंखें चमक उठीं। बाकी सब दिमाग से निकल गया। खाना? चलते हैं पापा, साथ चलेंगे। देखकर कि बच्चा खाने से लालच में आ गया, एल्डर हान ने और लुभाया। छोटे चैनफॉन, क्या मेरा सीधा शागिर्द बनना चाहोगे? फिर पत्नी रोज तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ठीक है। मैं बस खाने के बारे में सोच रहा था। मीटिंग रूम में सबकी सांस रुक गई। फादर चेन के बाद एल्डर हान ने कभी कोई शागिर्द नहीं लिया। इतने सालों बाद एक बच्चे को सीधा शागिर्द बनाना चाहते हैं। हैरानी क्यों ना हो। फादर चेन को भी उम्मीद नहीं थी कि एल्डर हान मुझे इतना पसंद करेंगे।
उस्ताद, मैं उसका बाप हूं, वो आपका शागिर्द बने तो हम दोनों एक ही पीढ़ी के हो जाएंगे। एल्डर हान ने उन्हें घूरा। क्या कोई ऐतराज है? ऐतराज है तो मन में रखो, या तो चुपचाप इस छोटे भाई को कबूल करो या मैं मान लूंगा मेरा कोई शागिर्द नहीं है, तुम चुनो। फादर चैन जानते थे उस्ताद ने एक बार ठान लिया तो नहीं बदलते। एक ही पीढ़ी के हों तो क्या, वो मुझे पापा तो कहेगा ही। मीटिंग खत्म होते ही एल्डर हान मुझे खींच ले गए। डर था कि कोई छीन ना ले, और सीधे स्टडी में घुस गए। फादर चैन को भी अंदर नहीं आने दिया। छोटे चैन, वहां खड़े मत रहो पहरा देते, अंदर आ जाओ, फल खाओ, तुम उस्ताद की शख्सियत जानते हो, आसानी से बाहर नहीं आएंगे। एल्डर हान की पत्नी ने उत्साह से फादर चैन को बैठने का इशारा किया। तुम्हारे उस्ताद को बहुत दिनों से इतनी खुशी नहीं हुई थी, ये बच्चा उन्हें बहुत पसंद है, आगे से इसे लेकर ज्यादा आना। फादर चैन ने सिर हिलाया। आऊंगा, अब जब चैन फॉन उनके शागिर्द हैं, शायद हर हफ्ते यहां पढ़ने आएंगे। मिसेस हान मुस्कुराईं। बहुत अच्छा। तुम्हारे शिक्षक का पेट ठीक नहीं रहता, वो आमतौर पर बहुत कम खाते हैं। मैं भी ज्यादा बनाने की हिम्मत नहीं करती। अब बहुत अच्छा हुआ, आगे से तुम अक्सर आया करोगे। मेरे खाना बनाने के हुनर का आखिरकार कुछ काम आएगा। अभी खाने की मेज पर उन्हें इतने चाव से खाते देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, एक बात बताओ, चेनफन को क्या क्या पसंद है खाने में? अगली बार उनकी पसंद की चीजें बनाऊंगी। नहीं शीमू, इतनी तकलीफ मत उठाइए। अपनी शीमू को पेन कागज निकालते देखकर फादर चेन ने जल्दी से रोका। चेनफन खाने में कोई नखरा नहीं करता, कोई परहेज भी नहीं है, जो बनाएंगी सब अच्छा लगेगा। इन दोनों का इतना जोश उसे थोड़ा भारी लग रहा था। जैसी उम्मीद थी, मेरा बेटा सच में बहुत काबिल है। रात के 8 बज गए। आखिरकार स्टडी का दरवाजा खुला। एल्डर हान संतुष्ट चेहरे के साथ बाहर निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेनफू, शागिर्द उस्ताद से आगे निकल गया। ये बच्चा तुमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। अब कह सकता हूं कि मेरा कोई वारिस मिला है। मैंने बस थोड़ी बुनियादी बातें दोहराईं और कुछ मुश्किल सवाल दिए। सोचा था थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इस बच्चे ने न सिर्फ जल्दी से समझ लिया, बल्कि एक बात से 10 बातें निकाल ली। एक सीखा और 10 समझ गया। वो सवाल उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। बुढ़ापे में किसी प्रतिभाशाली बच्चे से मिलूंगा ये कभी नहीं सोचा था। इस बार सच में हीरा मिला है। ये सब आपकी अच्छी शिक्षा की वजह से है। मुझे खुद भी कुछ खास नहीं लगा। इन कुछ घंटों में मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। एल्डर हान के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन का शुक्रिया। एल्डर हान मुझे रात भर रोकना चाहते थे, लेकिन मुझे अभी भी वर्दी में देखकर और ये सोचकर कि यहाँ कोई अतिरिक्त कपड़े या जरूरी सामान नहीं है, उन्होंने इरादा छोड़ दिया। याद रखो, हर हफ्ते वीकेंड पर इसे यहाँ पढ़ने लाना है। बस इसी तरह दिन में सेंट थाईलैंड में पढ़ाई और रात को स्कूल और एल्डर हान का दोनों का होमवर्क। गर्मी की छुट्टियां आ गई। एल्डर हान ने आखिरकार दया दिखाते हुए कुछ दिनों की छुट्टी दी। चेन घर पहुंचते ही चेन जियांग ने मुझे ऊपर खींच लिया। आखिर आ गए, जल्दी से सामान पैक करो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। 1 महीना हो गया था। वो काफी देर से बड़ों की इस व्यवस्था से नाराज थी। मेरा छोटा भाई साफ एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है, लेकिन उसका रोजाना का होमवर्क उससे भी ज्यादा है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट का होता है। ये तो सरासर जुल्म है। इस बार जब मुझे छुट्टी मिली तो उसने मौका नहीं गंवाया। मुझे बाहर घुमाने ही ले जाना था। मैं हैरान था। दीदी, क्या पैक करूं? कहाँ जा रहे हैं? शेन जियांग ने कहीं से एक बैकपैक निकाला। स्कूल शुरू होने के बाद से एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली, इसलिए कैंपिंग पर ले जा रही हूं। इस बार तुम्हें सच में आराम करवाऊंगी। बैकपैक पल भर में ठुसा ठुसा कर भर गया। देखो, कुछ छूट तो नहीं गया। मैंने उस बैग को देखा जो फटने वाला था, फिर खुद को और कमरे को। मुंह का कोना तिरछा हो गया। दीदी, कुछ नहीं छूटा, जरूरत से ज्यादा ले लिया है। ये देखकर जानने वाले कहेंगे कैंपिंग पर जा रहे हैं, न जानने वाले कहेंगे घर खाली कर रहे हैं। ये सुनकर चैन जियांग ने झट से बैकपैक बंद किया और पीठ पर टांग लिया। डर था कि एक पल की देरी हुई तो कोई मुझे छीन लेगा। आरवी में वही पुराने लड़के लड़कियां थीं, बस इस बार एक मोटा लड़का भी था। जूशी हाव था। मुझे आरवी में चढ़ते देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। बॉस, आखिरकार मिले। छोटे चैनफन आ गए। भाई चैनफन, बहुत दिन बाद। मैंने मुस्कुराते हुए सबको एक एक करके अभिवादन किया। हेलो दीदियां। उस एक शब्द दीदियां ने सबके दिल पिघला दिए। जैसे कोई खजाना पेश कर रहे हों, सबने अपने लाए हुए तोहफे निकाले। रास्ते भर खिलाया जाता रहा। मुंह पल भर के लिए भी नहीं रुका। गाड़ी रुकते ही मैं झट से बाहर निकला। थोड़ा हिला डुला नहीं तो सच में भर जाता। लड़कियां भी एक एक करके बाहर निकली और मुझे उत्सुकता से इधर उधर देखता देखा। मन ही मन खुश थी कि सही जगह चुनी। कैसा लगा? यहां सुंदर है ना? इस जगह को ढूंढने में बहुत वक्त लगा। हवा ताजी है, नज़ारा खूबसूरत है और रात को तारे भी देख सकते हैं। कहना ही क्या, बहुत बढ़िया है। मैंने सिर हिलाया। बहुत सुंदर है। ये जगह सच में पसंद आई। दीदियों का शुक्रिया कि यहां लाई। मुझे पसंद आया सुनकर लड़कियों में जैसे जान आ गई।
झटपट सामान उतारकर तंबू और कैनपी लगाने में जुट गईं। इस सफर का मकसद मुझे आराम दिलाना और थोड़ा रुआब दिखाना भी था, इसलिए पहाड़ पर आते वक्त बॉडीगार्ड्स को नीचे ही छोड़ दिया था। ड्राइवर भी उन्हें उतारकर नीचे बॉडीगार्ड्स के पास चला गया था। लेकिन इन नाजुक लड़कियों ने अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। 2 घंटे में एक तंबू भी नहीं लग पाया। आखिरकार मुझसे देखा न गया। इंस्ट्रक्शंस पढ़कर मैं खुद ही लगाने में जुट गया। लड़कियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। इतनी मेहनत के बाद भी एक तंबू नहीं लगा और मैंने आधे घंटे में सब लगा दिए। मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगी। थोड़ा घूमने फिरने से पेट भी हल्का हो गया। कुछ देर आराम के बाद देखा कि खाने का वक्त हो गया था। सब भूखे थे। किसी ने बारबेक्यू का सुझाव दिया। सामान तैयार हो गया, ग्रिल भी लग गई। फिर अचानक सबको याद आया कि कोयला नहीं लाया। चैन जियांग को हंसी और गुस्सा एक साथ आया। कमाल है, ये किसने तैयार किया? कोयला ही नहीं लाया, बारबेक्यू कैसे होगा? मैंने तो नहीं लिया। मैंने भी नहीं। लड़कियों को बहस करते देखकर मैंने सिर हिलाया। इन पर भरोसा किया तो आज खाना नहीं मिलेगा। मैंने आसपास का जायजा लिया, एक छुरा कपड़ों में खोसा और छोटे साथी को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब तक लड़कियों की बहस खत्म हुई, दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अरे, मेरा छोटा भाई कहाँ गया? मेरा बड़ा छोटा भाई कहाँ है? मेरा छोटा भाई भी गायब है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहीं जंगल में तो नहीं चले गए? बस खड़े मत रहो, ढूंढो। जंग टनुई ने सबसे पहले होश संभाला। झट से जंगल की तरफ भागी। बाकी भी जोड़े जोड़े में पीछे हो लिए। हर जोड़े ने एक दिशा चुनी और निकल पड़े। जब सब जंगल में घुस गए तब जंग टनुई मुस्कुराई। आराम से उस दिशा में चलने लगी जो उसने चुनी थी। उसने पहले ही देख लिया था कि मैं किधर गया था। सबसे पहले दिशा चुनने का मकसद था मेरे साथ अकेले जाना। उस मोटे लड़के को मिलने पर कोई बहाना बनाकर भगा देती। बेचारी इतने में इतराती रही, आने वाले खतरे से बेखबर। दूसरी तरफ चैन जियांग और बाकियों को हम दोनों नहीं मिले। जंगल से अनजान थे, ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पहले कैंप पर वापस जाना पड़ा। अब क्या करें? नहीं मिले। घबराओ मत, जांग तन्यू अभी तक नहीं आई। शायद उसे मिल गए हों, उसका इंतजार करते हैं। चैन जियांग अंदर से बहुत चिंतित थी, लेकिन जानती थी अभी घबराना नहीं चाहिए। पल पल मिनट मिनट गुजरता रहा। जैसे ही चैन जियांग ने फोन निकाला, मैं जंगल से बाहर निकला जुई हो के साथ। बॉस, इतना इकट्ठा किया, कल तक के लिए काफी है। स्क्यूअर्स नहीं बन सकते, लेकिन तनिया की बन सकता है। शोर सुनकर सब दौड़ आए। उन्हें देखकर जुईहो के हाथ से लकड़ियां लगभग गिर गईं। छोटे भाई चेनफान कहाँ भाग गए थे? जान निकल गई थी। मैं हैरान था। लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे, वरना आग कहाँ से जलती, खाना कैसे बनता? चेन जियांग अभी भी डरी हुई थी। बताया क्यों नहीं? अकेले जंगल जाना खतरनाक है, खो जाते तो? जुईहो ने सिर बाहर निकाला। बॉस की दीदी, बॉस ने सबको बताया था। आप सब बहस में लगे थे इसलिए सुना नहीं। वैसे भी बॉस अकेले नहीं गए, मैं भी साथ था। बॉस की रक्षा मैं करता। दीदी मारा क्यों? जुईहो ने सिर पकड़ा। बाहों ने लकड़ियां बिखर गईं। जुई को एक तीखी नजर मिली। तुम कोई बच्चे नहीं हो ना, ये भी जानते हो। सबको चिंता हुई। आगे से अकेले जाने की कसम खाओ। तब जाकर सबने उन्हें माफ किया। अरे, कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों आ गए, लेकिन जांग तन्यू अभी तक नहीं आई। चैन जियान की बात सुनकर सबको होश आया। सच है, वो चैनफान की तरफ ही गई थी ना, फिर क्यों नहीं आई? चैनफान, रास्ते में वो मिली? चैन जियांग अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में थोड़ी चिंतित थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, रास्ते में सिर्फ मैं और जुईहो थे, कोई नहीं था। अजीब है, दिशा तो एक ही थी। इंसान भला हवा में गायब हो जाता है क्या? जुया ने शक से फोन निकाला और जांग तन्यू का नंबर लगाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद सुना नहीं, फिर लगाओ। जुया ने फिर कॉल किया। इस बार कॉल जुड़ गई। हाँ मिस जैंग, छोटा भाई वापस आ गया। तुम कहाँ हो? एक जगह गिर गई। पहाड़ पर सिग्नल खराब था। जांग तन्यू की आवाज बीच बीच में कट रही थी। गड्ढे में? क्या? गुफा में? जू, फिर भी साफ नहीं सुनाई दिया। कौन सी गुफा? क्या सोच रही हो? जल्दी वापस आओ। जो भी खूबसूरत नजारा है खाने के बाद छोटे भाई चैनफान को साथ ले जाएंगे। बीप बीप बीप। कॉल अचानक कट गई। जुया उलझन में थी। चैनजियांग ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या कहा? कहाँ है? जुया ने जो कुछ सुना था उसे जोड़ा। पता नहीं, सिग्नल खराब था, साफ नहीं सुना। लगा जैसे कहा इंतजार मत करो, पहले खाना खाओ, थोड़ी देर में आती है। एक गुफा देखी है, उसका नजारा देख रही है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। ठीक है तो फिर ठीक है, चलो आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। वो आएगी तो बस खाना तैयार मिलेगा। इस बार इस टोली में एक लड़की थी जिसे खाना बनाना आता था। मेरे आग जलाने के बाद उसने ग्रिल पर मांस रखकर पकाया। जब तक सब खा पीकर तृप्त हुए, जांग तन्यू अभी भी नहीं आई थी। मैंने ज्यादा नहीं खाया, रास्ते में काफी खा चुका था। साथ ही मन में एक अजीब बेचैनी थी। दीदी, सिस्टर जैंग अभी तक नहीं आई, ढूंढने जाना चाहिए। चैनजियांग को भी थोड़ी चिंता थी। उसकी जानकारी में जांग तन्यूई ऐसी लड़की नहीं थी जो लापरवाही करे। इतनी देर हो गई फिर भी नहीं आई, कुछ हो सकता है। उसने गाड़ी से कुछ वॉकी टॉकीज निकाले, शायद रास्ते में कहीं मुड़ गई हो। बच जाते हैं, जंगल में सावधान रहना, रास्ते में निशान छोड़ते जाना। कुछ भी हो तो वॉकी टॉकी पर बताना।
जू, तुम और भाई कैंप पर रहो और हुक्म का इंतजार करो। कोई खतरा लगे तो फौरन पहाड़ से नीचे जाकर मदद लाओ। जी हाँ, सबने हंसते हुए साथ दिया, सल्यूट किया और निकल पड़े। उनके लिए जांग तन्यू ने शायद जानबूझकर छुपकर सबको चिंता में डाला था, बस इंतजार कर रही थी कि सब ढूंढे और वो अचानक प्रकट होकर डराए। जांग तन्यू का स्वभाव ऐसा ही था, ये काम वो कर सकती थी। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। वो उस दिशा में मेरे पीछे पीछे चल दी जिधर जांग तन्यू गई थी। काफी देर तक रास्ते में ढूंढा लेकिन जांग तन्यूई का कोई निशान नहीं। मैं बिना सोचे भवें सिकोड़ गया। ये जगह उस जगह से बहुत आगे थी जहां हमने लकड़ियां इकट्ठा की थीं। अगर जांग तन्यू यहां आई होती तो उस वक्त नजर जरूर पड़ती। वैसे भी रास्ते में कोई गुफा याद नहीं आई। फिर भी नहीं मिली। चेन जियांग भी बेसब्र हो गई, कहीं ये लड़की भटक तो नहीं गई। अब कहाँ ढूंढे? आसमान काला पड़ रहा था, रात को दिखना कम होता है, जंगल में सुरक्षित नहीं है और बारिश भी आने वाली है। सिस्टर जैंग को जल्दी ढूंढना होगा वरना बहुत खतरा है। मैंने अचानक वॉकी टॉकी उठाया और कुछ कहा। ठीक है, छोटे भाई चैनफान की बात मानेंगे दीदी। वॉकी टॉकी पर बाकी टोलियों के जवाब जल्दी आए, लेकिन उनके खसमुख लहजे से साफ था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। चेन जियांग ने सोचा मैं काले पड़ते आसमान को देखकर बादल समझ रहा हूं। पूछा, बारिश कैसे? आने से पहले मौसम देखा था, आज धूप का दिन होना चाहिए था। मुझे खुशबू आ रही है, हवा में नमी बढ़ गई है। चेन जियांग ने हवा सूंघी, उसे कुछ नहीं आया, लेकिन अनजाने में कदम तेज हो गए। पहाड़ पर रात को ठंड लगती है, बारिश हुई तो और ठंड बढ़ेगी। जाते वक्त दोनों ने अतिरिक्त कपड़े पहने थे, लेकिन जांग तन्युआ अभी भी वही कपड़े पहने हुए थी। हाइपोथर्मिया होने की पूरी संभावना थी। मैंने ध्यान से चारों तरफ देखा। एक दिशा में घास रौंदी हुई दिखी। झट से चेन जियांग का हाथ पकड़कर दिशा बदली। थोड़ी देर चले तो जंगल में अचानक धुंध उठने लगी। चेन जियांग का दिल डूब गया। मेरा छोटा भाई सही निकला। काला आसमान और धुंध ने मिलकर दिखना और कम कर दिया। अगर अभी भी नहीं मिली तो हम खुद भी इस जंगल में खो जाएंगे। दीदी, मेरे पास रहो, सिस्टर जैंग अभी तक नहीं मिली, तुम भी मत खो जाना। चेन जियांग ने बहस नहीं की, मेरे पीछे पीछे चलती रही। धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई। बाकी टोलियां वॉकी टॉकी पर बात कर रही थीं। ग्रुप 2, सच में बारिश आ गई। छोटे भाई चैनफान भगवान है। ग्रुप 3, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं मिली? कहीं सच में कुछ हो ना गया हो। ग्रुप 4, बारिश तेज हो रही है, ये नहीं चलेगा, सब पहले वापस जाओ, पहाड़ से नीचे जाकर मदद लाते हैं। बाकी टोलियों ने एक एक करके जवाब दिया, लेकिन हमारी ग्रुप 4 की तरफ से कोई आवाज नहीं। ग्रुप 4, चेन जैंग, छोटे भाई चैनफैन, जवाब दो। ग्रुप 4, बॉस, बॉस सुन रहे हो? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बॉस, जल्दी कुछ बोलो। बाकी टोलियां जितनी भी पुकारती रहीं, चेन सिबलिंग्स की तरफ से कोई जवाब नहीं। सबको समझ आ गया, पूरी तरह संपर्क टूट गया है। दूसरी तरफ चेन जैंग ने चेहरे से बारिश पूछी। चैनफैन, बारिश तेज हो रही है, ये नहीं चलेगा, शायद पहले वापस जाएं और रेस्क्यू बुलाएं। मैंने सिर हिलाया। जहां से अभी गुजरे वही गुफा थी जो सिस्टर जैंग ने बताई थी। वो ज्यादा दूर नहीं होगी, थोड़ा और कोशिश करते हैं, अगर फिर भी नहीं मिली तो वापस जाएंगे। चेन जैंग ने कुछ नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे चलती रही। अचानक मैं रुक गया। चेन जैंग को संभलने का वक्त नहीं मिला, लगभग मुझसे टकरा गई। पूछने से पहले ही मेरी उत्साहित आवाज सुनाई दी, मिल गई क्या? कहाँ? चेन जैंग ने उस दिशा में देखा जहां मैं इशारा कर रहा था। मुझसे बस 30 सेंटीमीटर दूर जमीन में एक बड़ा गड्ढा था। अगर मैं समय पर नहीं रुकता तो उसे धकेल देता। फ्लैशलाइट की रोशनी में गड्ढे के किनारे झांक कर देखा। नीचे जोंगटैन युई कांप रही थी। सिस्टर जैंग, हम आ गए, बचाने। जोंगटैन युई को थोड़ी देर में होश आया। नजर उठाई, आंखों में आंसू थे। कांपते होंठों से बोली, आखिरकार आ गए। चेन जैंग ने भी झांक कर अपनी दोस्त की हालत देखी। जोंगटैन युई का पूरा बदन कीचड़ से भरा था। गड्ढे की दीवार पर कई खरोंचें थीं। साफ था, कई बार कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाई। अरे यार, ये क्या हाल बना लिया? रुको, अभी ऊपर खींचती हूं। गड्ढा 2 मीटर से गहरा था। हाथों से किसी को खींचना नामुमकिन था। चेन जैंग ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। झट से वॉकी टॉकी निकालकर मदद मांगी। हेलो हेलो, मिल गई, वो एक गड्ढे में गिर गई है, सब जल्दी रेस्क्यू रोप लेके आओ। काफी देर बाद भी वॉकी टॉकी पर कोई आवाज नहीं। चेन जैंग बेचैन हो गई। कोई सुन रहा है? हेलो, कोई है? रुको दीदी, कॉल मत करो, जंगल और पहाड़ सिग्नल को रोकते हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं, वॉकी टॉकी की रेंज से बाहर हैं, वो सुन नहीं सकते। बिना सोचे चेन जैंग ने अपना जैकेट उतारा और जोंगटैन युवा को गड्ढे में फेंका। पास में कोई सामान नहीं था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो ये करते हैं, तुम यहीं रुको, मैं दौड़कर वापस जाती हूं और मदद लाती हूं। मैंने सिर हिलाया। वक्त नहीं है। कांपना, धीमी प्रतिक्रिया, तुतलाती आवाज, ये सब हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं। तुम्हारे जाने आने तक वो इंतजार नहीं कर सकती। गड्ढे के नीचे जोंगटैन युई ने साफ उनकी बात सुनी। आंखें और भी घबरा गईं। बचाओ, मैं वैसे नहीं मरना चाहती। चेन जैंग को झटका लगा। कौन? क्या गड्ढे में कोई और भी है? दोनों ने फ्लैशलाइट गड्ढे के बाकी हिस्सों में डाली। सच में एक और इंसान था, लेकिन वो मर चुका था। लगता था काफी दिनों से मरा हुआ था। हड्डियां दिख रही थी, बस चमड़ी के कुछ टुकड़े बचे थे।
बाप रे! चेन जैंग डरकर जमीन पर बैठ गई, चेहरा पीला पड़ गया। मेरी तुलना में मैं काफी शांत था। सिस्टर जैंग, कहीं चोट लगी है? जोंग टैन युआन ने सिर हिलाया, दाहिने पांव की तरफ इशारा किया। टखने में मोच आ गई, खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गई। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। सिस्टर जैंग, थोड़ा और हौसला रखो, मैं अभी निकालता हूं, ठीक है? मेरी बात में जैसे कोई जादू था। जोंग टैन युई के दिल का डर दब गया और अनजाने में यकीन हो गया कि मैं सच में निकाल सकता हूं। मैंने छोरा निकाला। गड्ढे के किनारे पेट के बल लेटकर दीवार में तेजी से कई खांचे खोदे। कुछ थोड़े बड़े पत्थर भी मिले जो मैंने कुछ जगहों पर मजबूती से ठोक दिए। चेन जैंग ने वो जी आकार के खांचे देखे। ये चढ़ने के लिए हैं, तुमने बनाए। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि वो खुद चढ़े? लेकिन उसका पांव घायल है, वो खड़ी भी नहीं हो सकती। मैंने सिर हिलाया। किसी को नीचे जाकर उसे लेके आना होगा। चेन जैंग की भौएं गहरी सिकुड़ गईं। उसने रॉक क्लाइंबिंग की थी, लेकिन हमेशा सेफ्टी के साथ। थकने पर भी गिरने का डर नहीं था। अभी की स्थिति में बारिश से दीवार और भी फिसलन भरी होगी। बिना किसी सुरक्षा के फ्री क्लाइंबिंग अकेले भी पूरी गारंटी नहीं थी कि चढ़ पाएगी। किसी को लेकर चढ़ना तो नामुमकिन था, फिर भी कोशिश करनी ही होगी। जोंग यानुई उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, कोशिश करती है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी सोच ही रही थी कि मैं नीचे कूद गया। बाप रे, चेन फैन, पागल हो गए हो? चेन जैंग का खून जम गया। घर पहुंचे तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर ब्रेन स्कैन करवाना होगा। 9 साल का बच्चा इन हालात में, इस मौसम में, एक बड़े कद काठी वाले को जो उससे काफी बड़े हैं पीठ पर उठाकर बिना किसी सेफ्टी के हाथों से गड्ढे से बाहर निकाले। क्या सच में सोचता है सुपरमैन है? गड्ढे के नीचे मैंने कुछ और खांचे खोदे। तब जोंग टैन युई के पास गया। चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य बात हो। सिस्टर जैंग, क्या मुझ पर भरोसा है? मैं तुम्हें निकाल सकता हूं। जोंग टैन युई ने सामने बढ़े लड़के का हाथ देखा। उसकी हालत को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दिल कह रहा था भरोसा मत करो, लेकिन एक आवाज था, सुनो, उसे हाथ दे दो। जैसे कोई ताकत थी उसने कर दिया। अगले पल वो दुबला पतला लड़का उसे मजबूती से पीठ पर उठाए था। मैं उन खांचों वाली दीवार की तरफ बढ़ा। खोदते वक्त दीवार परखी थी, अभी भी काफी मजबूत थी। बीच बीच में ठोके पत्थरों की वजह से अगर जल्दी किया तो मिट्टी पूरी तरह ढीली पड़ने से पहले निकल जाऊंगा। जोंग कानुई गिरने के लिए तैयार थी, लेकिन हर कदम बहुत मजबूत था। ऊपर जाते वक्त जरा भी कांपा नहीं। बात करने का मन भी था। जब चेन जियांग ने दोनों को गड्ढे से बाहर निकलते देखा, हैरान होने का वक्त नहीं था। झट से हाथ बढ़ाया। एक जोरदार गर्जना हुई, तीनों जमीन पर गिर पड़े। तब जाकर जोंग तानुई को सच में एहसास हुआ, बच गई। मैंने तेज सांस ली, सांसें संभालते हुए उसे अभी भी उठाए हुए था। खड़े होने ही वाला था कि चेन जियांग ने धकेल दिया। ये बच्चा, क्या मैं मर गई हूं? मुझ पर छोड़ो। चेन जियांग ने सीधे दोनों को बांधने वाले कपड़े खोले, जैकेट मुझ पर डाला, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक हाथ से पीठ पर उठाया और तेजी से वापस चल दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर था छोटे भाई के लगातार कांपते हाथ दिख जाएं। डर था छोटा भाई उसके आंसू देख ले। जब मैंने सच में जोंग तानुई को निकाला, चेन जियांग के मन में हैरानी से ज्यादा दर्द था। माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी महसूस करती थीं। ये अनजाने में लिया गया छोटा भाई कुछ असाधारण है उसमें। इस 9 साल के बच्चे के साथ पहले क्या हुआ था वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मैंने कपड़े ठीक किए, हाथ आस्तीन में छुपाए और जल्दी से पीछे हो लिया। टप टप जमीन पर गर्म बूंदें गिरी। ठंडी बारिश में अलग ही चमक रही थी। जोंग चैन, आगे से चैन फैन मेरा सच्चा छोटा भाई है। उसे तंग करने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगी। पहले शायद एक दिलचस्प नया खिलौना मिला था, लेकिन जिस पल उस छोटी सी आकृति ने उसे उठाया, उसी पल से उसने मुझे सच में अपना परिवार माना। चेन जियांग की आवाज भी भर आई, लेकिन जवाब दिया, तुम्हें बताना भी पड़ेगा, वो मेरा छोटा भाई है, तुम मुझसे कभी नहीं ले सकती। रोना बंद करो, चेन फैन देख लेगा, उसे हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। दोनों की आवाजें बहुत धीमी थीं, बारिश की आवाज में दब गईं। मेरे कानों तक एक भी बात नहीं पहुंची। बारिश बहुत तेज थी और बिजली भी कड़क रही थी। जंगल में चलना खतरनाक था। रास्ते में जो गुफा दिखी थी वहां लौट आए। लगता था पहले कोई रहा था। कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। मैं आग जलाने गया, फिर कहीं से एक फॉइल में लिपटा पैकेट निकाला। सिस्टर जोंग, आज रात तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। जाते वक्त कुछ रख लिया था, थोड़ा दब गया है, लेकिन खा लो, थोड़ी ताकत आएगी। जोंग हान युआ ने देखा। खाना पूरी तरह चपटा हो गया था, लेकिन चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं। उठाया और मुंह में डाल लिया। खाते खाते आंसू बहते रहे। उसमें मेरी गर्माहट थी, साफ था, मैंने सीने से लगा कर रखा था। शुक्रिया छोटे भाई चैन फैन, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है। चैन जियांग ने उसे देखा। जोंग परिवार की बड़ी मिस होकर कौन सी अच्छी चीजें नहीं खाई, एक बारबेक्यू के टुकड़े से इतनी खुश। तुम्हें क्या, मुझे छोटे भाई चैन फैन ने दिया। चाहे गोबर होता मैं कहती स्वादिष्ट है। मेरे मुंह का कोना तिरछा हो गया। अमीर घरों के हैं, लेकिन झगड़ते वक्त भाषा इतनी गंवारू क्यों है? दीदी, सिस्टर जोंग अभी भी कांप रही है। कुछ देर गले लगाऊं? मैं गले लगाऊं? चेन जियांग के चेहरे पर नफरत थी। ठंड लगती है तो आग से गर्म हो जाएं। जोंग हान यू अभी अनमनी थी। सच में
आग से गर्म हो लेंगे, गले लगाने की जरूरत नहीं दीदी। गीले होने पर सीधे आग से गर्म होने पर रीवार्मिंग शॉक का खतरा होता है, मैंने गंभीर चेहरे से कहा। सेंट टोन एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल, तीनों में स्कूल शुरू होते ही आउटडोर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तुम दोनों को देखकर सच में चिंता होती है। आखिरकार दोनों ने अनमने मन से गले लगाया। मेरी याद दिलाने पर चेन जियांग और दूसरी को मिलिट्री ट्रेनिंग याद आई। चिंता मत करो छोटे चेन फैन, सिस्टर जोंग बहुत केपेबल है। ये छोटी सी मिलिट्री ट्रेनिंग तो बाएं हाथ का खेल है, बस देखते जाओ, तुम्हारे लिए फर्स्ट प्लेस लाऊंगी। तुम और फर्स्ट प्लेस? सपने में। जो कैंपिंग में गड्ढे में गिर जाए उसे ये कहने का हक नहीं। चेन जियांग ने बेरहमी से मजाक उड़ाया। धड़ाम, अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उनकी बहस बीच में ही रुक गई। आग के पास बैठा मैं झट से उठ गया, छुरा कसकर धामा, सतर्क नजरों से गुफा के बाहर देखने लगा। जोंग हानू और चेन जियांग मेरी हरकत से चौंक गए। क्या हुआ? कोई आ रहा है? मेरी बात खत्म होते ही एक रोशनी की किरण इस तरफ आई। गुफा के दरवाजे पर एक रेनकोट पहने अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। क्या तुम बच्चे उस एक्सपेडिशन ग्रुप के साथ हो? अच्छा हुआ, आखिरकार मिल गए। आदमी ने फ्लैशलाइट बंद की, बदन से बारिश झाड़ी और अंदर कदम रखने वाला था, लेकिन मेरे हाथ में छुरा देखकर रुक गया। डरो मत बच्चे, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, यहीं पास का रहने वाला हूं। तुम्हारे साथी पहाड़ से नीचे मदद लेने जा रहे थे, उनसे मिला तो तुम्हें ढूंढने आ गया। मैंने जरा भी सावधानी नहीं छोड़ी। इतनी बारिश में पहाड़ पर क्या कर रहे हो? आदमी ने लंबी सांस ली, चेहरे पर बेबसी थी। तुम जैसे नौजवानों की वजह से ही तो आजकल के बच्चे खतरे की परवाह किए बिना सीनिक स्पॉट्स पर फोटो खिंचवाने चले आते हैं। इस पहाड़ पर गांव वालों के पुराने शिकारी जाल बिछे हैं, हर साल कोई ना कोई उनमें गिर जाता है। इसलिए मैं कभी कभी, खासकर ऐसे मौसम में, पहाड़ पर चक्कर लगाने आता हूं। मेरी हरकत देखकर पहले चन जियांग और जैंग हानवी की जान अटकी हुई थी। ये सुनकर दोनों ने चुपचाप राहत की सांस ली। तो बात ये थी। चन फैन, छुरा रखो, चन जियांग बोली। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं कहा, छुरा रखा और वापस बैठ गया। आदमी पास आया, दोनों लड़कियों का हाल देखा। गनीमत है गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, चोटें बहुत गंभीर नहीं हैं। अभी थोड़ा सब्र करो, कल सुबह बारिश रुकी तो पहाड़ से नीचे ले चलूंगा। चन जियांग ने सिर हिलाया। हाँ शुक्रिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदमी ने हाथ हिलाया, एक कोना ढूंढकर बैठ गया। देर हो गई है, आराम करो। गुफा का तापमान धीरे धीरे बढ़ा। चन जियांग के गले लगाने और थकी हुई रात के बाद दोनों बहुत थक गई थीं, जल्द ही सो गईं। मैं भी हाथों पर सिर टिकाकर गहरी नींद में चला गया। देर रात एक परछाई धीरे से उस तरफ बढ़ी जहां चन जियांग और जैंग हानू सो रही थीं। ठंडी चमक कौंधी, एक बड़ा चाकू दोनों लड़कियों की टांगों की तरफ झूला। चाचा, क्या कर रहे हो? एक बच्चे की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आदमी चौंक गया। उसने झट से चाकू खींचा और पलटकर देखा। मैं न जाने कब जाग गया था। आग की रोशनी में मेरी आंखें झिलमिला रही थीं, लेकिन जैसे सब कुछ देख रही हूं। कुछ नहीं, बस देखा कि जैकेट खिसक गया था, ढकने आया था। आदमी ने बहाना बनाते हुए जैकेट ठीक करने का नाटक किया। चाचा, मैं कहूंगा उन्हें मत छुओ। मैं उठा, कलाइयां हिलाईं। ठीक है, नहीं छूता। आदमी ने अजीब होकर हाथ खींचा। गलती से ये कपड़े खराब हो जाते तो पैसे कहां से देता? वैसे भी देने का इरादा नहीं था। कब से मेरी नजर ठंडी पड़ गई थी। गड्ढे में जो लाश है वो तुमने मारी है ना? आदमी की आंखें तेज हुईं, फिर फौरन सामान्य हो गईं। मेरी तरफ बढ़ते हुए जैकेट के अंदर हाथ डाला। बच्चे, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया। पहाड़ पर कुछ देखा? विस्तार से बताओ। मैंने उसके करीब आने पर कोई ध्यान नहीं दिया और ठंडे लहजे में बोला, जानते हुए भी पूछने की जरूरत क्या है? हमें ढूंढने से पहले तुम उस गड्ढे में गए थे ना? वहां चढ़ने के निशान देखे, इसीलिए हमें मारने आए, है ना? यहां तक आ गया तो आदमी ने नाटक छोड़ा। पाखंड का मुखौटा पूरी तरह उतर गया। जैकेट से एक धारदार चाकू निकाला। बच्चे, तू अपनी दोनों दीदियों से कहीं ज्यादा चालाक है। पता कैसे चला? उस हत्यारे के सामने जो दोबारा वार करने वाला था, मुझे जरा भी डर नहीं था। छुरा निकाला और उसकी नकल उतारते हुए घुमाने लगा। पहली बात, तुमने कहा पहाड़ पर चक्कर लगाने और लोगों को बचाने आते हो, लेकिन कोई रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं था। दूसरी बात, सिस्टर जोंग की चोट देखी। मोच तो कई वजहों से आ सकती है, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं और सीधे मान लिया कि गड्ढे में गिरने से हुई। तीसरी बात, तुमने कहा रास्ते में हमारे साथियों से मिले तो तुम्हें गुफा के बाईं तरफ से आना चाहिए था, न कि दाईं तरफ गड्ढे की दिशा से। मेरी तेज नजर उस पर टिकी। यानी तुम शुरू से झूठ बोल रहे थे, हमें बचाने नहीं आए थे, हमारा मुंह बंद करने आए थे। आदमी ने काली हंसी हंसा, जैसे नरक से कोई शैतान हंस रहा हो। बड़ा होशियार बच्चा है। अफसोस अगर तुमने वो नहीं देखा होता जो नहीं देखना चाहिए था, तो सच में दिल नहीं करता मारने का। मैंने भौहें सिकोड़ी और तर्जनी होठों पर रखी। तुम्हारी हंसी बड़ी बेसुरी है, चुप रहो, दीदियों को मत जगाओ। आदमी के पीछे दोनों लड़कियां सिकुड़कर सोई थीं, चेहरे असामान्य रूप से लाल थे। साफ था, बारिश में भीगने से दोनों को बुखार हो गया था। इस हत्यारे से जल्दी निपटना होगा, फिर दीदियों को पहाड़ से नीचे ले जाना होगा। आदमी ने अचानक मुझ पर चाकू चलाया। मैं फुर्ती से हटा, बांह दर्द से लगभग सुन्न हो गई। सीधे उसके वार रोकना मेरे बस का नहीं था। लड़ाई में बस एक मौका देखना था और एक ही वार में खत्म करना था।
चन जियांग आखिरकार शोर से जाग गई और आंखें खोली तो मुझे पीछा होते देखा। डर से चीखी, सावधान। आदमी का ध्यान भटका। वो दुष्ट हंसी हंसते हुए चन जियांग की तरफ लपका। बच्चे, तुझे पकड़ सकता हूं लेकिन क्या उन्हें नहीं पकड़ सकता? चन जियांग का सिर फटने लगा। चाकू अपनी तरफ आता देखा। हटना चाहता था लेकिन बदन में ताकत नहीं थी। मर जा। बिल्कुल उसी समय ठंडी चमक कौंधी। गुफा में एक चीख गूंजी। आदमी के हाथ का चाकू जमीन पर गिर गया। कलाई से खून बह रहा था। इस बार जैंग हानुई भी घबराकर जाग गई। इधर उधर देखने लगी। आदमी दर्द से कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैं वहीं खड़ा था। हाथ में छुरे से खून टपक रहा था। गौर से देखते तो नजर आता मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा बेकाबू होकर कांप रहा था। ठंडे चेहरे के साथ मैंने पांव उठाया और आदमी की जांघ पर दे मारा। बस थोड़ा और, बस जरा सा और वो चाकू चन जियांग के सिर पर लगता। इतनी मेहनत से मिले परिवार को ये शख्स नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे, माफ नहीं होगा। कहा था दीदी को मत जगाओ, क्यों नहीं माना? 2 चककने की आवाजें आईं। आदमी की टांग की हड्डियां टूट गईं। दर्द से बेहोश हो गया। चैन जियांग और जोंग हानुई, जो पहले ही मुझे नंगे हाथों से किसी को निहत्था करते और भारी बोझ लेकर चट्टान पर चढ़ते देख चुकी थीं, सोचती थीं शायद अब ज्यादा हैरान न होंगी, लेकिन ये देखकर भी रह न सकीं। काफी देर बाद होश आया। चैन जियांग ने उठने की कोशिश की, मेरा हाल देखना था, लेकिन ताकत छूट गई और वापस गिर पड़ी। अगले पल माथे पर एक ठंडा स्पर्श हुआ। चैन फैन, ठंड लग रही है। हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? चैन जियांग ने माथे से वो छोटा हाथ हटाया और अपनी हथेलियों में थामकर उस पर गर्म सांस फूकी। मैंने सिर हिलाया। दीदी, मेरे हाथ ठंडे नहीं हैं। तुम्हें बुखार है। जल्दी पहाड़ से नीचे जाना होगा। ये बुखार चढ़ता रहा तो दोनों पक जाएंगी। ये सोचते हुए मैंने दोनों के हाथ थामे, उन्हें अपने कंधों पर डाला, दोनों की कमर संभाली और एक साथ उठाने लगा। दीदी, मैं पहाड़ से नीचे ले जाता हूं। बस चैन जियांग से और न सहा गया। पूरी ताकत लगाकर मेरे हाथ हटाए और वापस जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं घबरा गया। दीदी, चोट लगी? माफ करो। बस नहीं। चैन जियांग ने मेरी माफी बीच में काटी। पहली बार मुझ पर चिल्लाई। चैन फैन, कुछ बच्चों ने तारीफ की तो क्या सच में सुपरमैन समझ लिया अपने आप को? बेवजह डांट सुनकर मैं थोड़ा सकपका गया। उलझी नजरों से उसे देखने लगा। चैन फैन, क्या हम सब अंधे हैं, मूर्ख हैं? दिखता नहीं तुम कितने थके हो? कब तक खुद को थकाते रहोगे? देखो हाथ कैसे कांप रहे हैं। तुम बच्चे हो, हमेशा दूसरों को पहले क्यों रखते हो? कभी अपना भी ख्याल करो। मैंने अनजाने में हाथ आस्तीन में खींचे, पीठ के पीछे छुपा लिए और हमेशा की तरह शरीफ मुस्कान दी। दीदी, मैं ठीक हूं। झूठे। चैन फैन, थका हूं ये कहना इतना मुश्किल है? हमेशा इतना मजबूत दिखाने की जरूरत क्यों है? मैं वहीं ठिठक खड़ा रह गया। लैबोरेटरी में कोई नहीं था। किसी हथियार की जीने मरने की फिक्र किसे होती? लेकिन दीदी की लाल आंखें देखीं, जैंग हानुई के कांपते कंधे देखे जब वो मुंह फेर रही थीं, और लगा जैसे कुछ गर्म सीने में भर रहा है। चैन जियांग ने सिर झुकाया। खुद से बहुत नफरत हो रही थी, अपनी कमजोरी से। हर बार मुसीबत में छोटे भाई को बचाने आना पड़ता है, इस बेबसी से सख्त नफरत। मैं तो बड़ी बीदी हूं, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए। चाहती हूं कि तुम भी मुझ पर निर्भर हो सको। बारिश वाली उस रात गुफा में तीनों घायल बच्चे चुप थे। आखिरकार मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और चैन जियांग के घुटनों पर सिर रख दिया। दीदी, बहुत थक गया हूं। किस्मत अच्छी थी कि रेस्क्यू टीम समय पर पहुंची। पहाड़ पर जान नहीं गई। हॉस्पिटल के कमरे में कैप्टन चैन बयान लेने के बाद अब मुझसे आंखें लड़ा रहे थे। इस बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मुजरिमों से इतनी बार टक्कर क्यों होती है? इस बार तुम बच्चों की वजह से बड़ा काम हुआ, वरना पता नहीं कब यह हत्या का मामला सुलझता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हत्यारे में सैडिस्टिक टेंडेंसीज हैं? कैप्टन चैन ने शक से मुझे देखा। रेस्क्यू के बाद मैंने पुलिस को एक सुराग दिया था। जांच में सच में हत्यारे के घर में एक भरा हुआ गड्ढा मिला। उसमें छोटे जानवरों की लाशें थीं, सबकी टांगें कटी हुई थीं। मैंने चैन जियांग को देखा, जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर अभी बेहोश थी, क्योंकि उसने पहला वार दीदी की टांग की तरफ किया था। वो उस क्राइम सीन को दोबारा जीना चाहता था। गड्ढे में जो लाश थी उसकी टांगों पर भी कटे के निशान थे। मेरा अंदाजा है उसने शिकार की टांग काटकर गड्ढे में धकेला होगा, फिर उसे छटपटाते देखकर उसकी बीमार मानसिकता तृप्त होती थी। ऐसे लोग एक बार करीब से देखकर बाज नहीं आते। घर के जानवरों की लाशें इसका सबूत हैं। और मेरी दीदी बदकिस्मती से उस गड्ढे में गिरी, लाश मिली, इसने उसे दोबारा करने का बहाना दे दिया। मैंने सबसे मासूम आवाज में सबसे भयानक बातें कहीं। कैप्टन चैन ने अनजाने में जीभ दांतों से दबाई। मन ही मन इस बच्चे की पैनी नजर और तर्क की दाद दी। पुलिस में दाखिला लोगे बड़े होकर? मैंने सिर हिलाया। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। परिवार को और चिंता नहीं देना चाहता। बस परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना है। कैप्टन चैन ने बस ऐसे ही कह दिया था। मना करने पर कोई मलाल नहीं हुआ। उठा और टीम के साथ चला गया। एल्डर हान के घर के सामने एक जंग छिड़ी हुई थी। सोचना भी मत।
एल्डर हान दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में चप्पल थी। कुछ दिन पहले कहा था बच्चे को कुछ दिन आराम करने दो, मान लिया। और क्या हुआ, घर गया और उसी दिन कुछ हो गया। इस बार बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चैन फू बाहर खड़ा था। सूट में चुस्त और काबिल दिखने वाला आदमी आज बड़ा परेशान लग रहा था। वो भी बेचारा था। मैं चैन घर पहुंचा तो चैन जियांग ले गई। पहाड़ से नीचे आते ही एल्डर हान ले आए। पूरे वक्त में उन्हें मुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिला और आखिर में उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। बड़ा घाटा हुआ। मन ही मन अपनी लापरवाह बेटी को 800 बार कोसा। गुरुजी, इस बार सच में अलग बात है। चैन फू ने जैकेट से सोने की परत चढ़ा एक इनविटेशन कार्ड निकाला। चैन परिवार का सोने का निशान धूप में चमक रहा था। मेरी पत्नी ने 1 महीना लगाकर पार्टी तैयार की है ताकि चैन फैन को सबसे औपचारिक रूप से मिलवाया जा सके। मुझे मेहमाने खास को घर ले जाने दीजिए। आपके लिए भी इनविटेशन लाया हूं। पहले आपने ही कहा था जब पार्टी तैयार हो तो बताना, तो आपके लिए सबसे पहले लाया हूं। गुस्से से मूछें खड़ी किए एल्डर हान का चेहरा इनविटेशन देखकर थोड़ा नर्म पड़ा। ये हुई ना बात। लेकिन गुरुजी, भरोसा रखिए, 3 और बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं। चैन जियांग को भी समझा दिया है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चैन फू ने थोड़ी देर और मनाया और गारंटी दी कि अब कोई चूक नहीं होगी।